इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 221-230 जिम्मेदार है। उसे ध्रुव से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रशंसा और स्नेह है। इस तरह की बात अस्वीकार्य नहीं है। ये सोचते हुए रिया कपूर ने अपने होंठ काटे और अपनी आंखों में शर्म के भाव के साथ कहा, लेकिन मेरी एक विनती है, स्क्वाड लीडर, मुझे बताओ। तुम पहले नहा लो। मैं साफ होना चाहता हूँ। ध्रुव ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं अब नहाने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ध्रुव बाथरूम में घुस गया और पानी बहने की आवाज़ सुनाई दी। रिया कपूर का चेहरा इस समय बेहद लाल हो गया था, एक मादक आकर्षण के साथ, और उसका स्पष्ट रूप से शुद्ध चेहरा इस समय घातक रूप से लुभावना था। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। अंत में उसने अपने नाजुक होठों को काटा और बिस्तर पर ले गई। उसने रजाई ओढ़ ली और बड़ी घबराहट के साथ ध्रुव का इंतजार करने लगी। उसे वह पहलू समझ में नहीं आता, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तो दूर की बात है। बात बस इतनी सी है कि जब वह पढ़ रही होती थी तो कुछ लड़कियां कुछ वीडियो देखती थी और सुप्तावश उन्हें देखने के लिए कुछ बार चली जाती थी। हालांकि उसे समझ नहीं आता था, लेकिन वह जानती थी कि क्या करना है। लेकिन जब वह बाद में ध्रुव के साथ होने वाले सीन के बारे में सोचती थी तो वह पागल हो जाती थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि गले से बाहर निकल जाएगा। इस समय ध्रुव सिर्फ एक सफेद बाथ टॉवल लपेटे हुए बाथरूम से बाहर चला गया। ध्रुव भी थोड़ा अस्वाभाविक था। उसने अपने मन में खुद से कहा, ध्रुव, बोझ मत बनो। तुम लोगों को बचा रहे हो, तुम बहादुरी से काम कर रहे हो, कोई बात नहीं। तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। ये सोचते हुए ध्रुव कदम दर कदम बिस्तर के पास चला गया। बिस्तर पर खूबसूरत रिया कपूर को देखते हुए उसने रूखी और कर्कश आवाज में कहा, स्क्वाड लीडर, चलो शुरू करते हैं। यह अच्छा है। रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखों से ध्रुव को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह आगे देखने में बहुत शर्मिंदा थी। स्क्वाड लीडर, मैं आ रही हूँ। रिया कपूर ने अपने गले में कराहते हुए कहा। ध्रुव ने अब संकोच नहीं किया और बिस्तर पर लेट गया, शुरू करने के लिए तैयार। अध्याय 188। रिया कपूर का समर्पण। बिस्तर पर जाने के बाद ध्रुव और रिया कपूर के शरीर अनिवार्य रूप से एक दूसरे को छू गए। हालांकि रिया कपूर का शरीर ठंडा था, लेकिन ये बेहद नर्म और नाजुक था और ध्रुव का दिल कांप उठा। रिया कपूर और भी घबरा गई। इतने सालों में किसी पुरुष के साथ उसकी सबसे अंतरंग बात वह थी जिसके बारे में उसने प्रांतीय राजधानी में बात की थी, जो सिर्फ हाथ पकड़ना था। और अब वह और ध्रुव एक ही बिस्तर और रजाई पर सो रहे थे। उसका घबराया हुआ शरीर 10,000 चींटियों से रेंगता हुआ लग रहा था। अब जबकि ध्रुव अंदर आ गया है, वह ध्रुव की सांसों और घबराए हुए दिल की धड़कनों को भी साफ साफ महसूस कर सकती है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और एक अवर्णनीय एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया है। मॉनिटर, तुम पलटकर मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? नहीं तो मुझे हमेशा अजीब लगता है। ध्रुव खांसने लगा। ये सुनकर रिया कपूर पलट गई और ध्रुव के बहुत करीब तक ये पर टिकी हुई थी। उनके चेहरों के बीच सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। उसने ध्रुव की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस भी किया। अपने सामने खड़े आदमी को देखते हुए रिया कपूर का चेहरा अचानक सूर्यास्त की तरह लाल हो गया और उसकी खूबसूरत आंखें और भी ज्यादा उलझन भरी और घबराई हुई थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक बेहद अजीब एहसास हवा में भर गया। ध्रुव दंग रह गया। रिया कपूर दूर से खूबसूरत लग रही थी और अब पास से देखने पर और भी खूबसूरत लग रही थी। ये बेजोड़ चेहरा सभी पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद है, होंठ नाजुक और गुलाबी हैं, आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह हैं और चेहरे की विशेषताएं ऐसी हैं मानो भगवान ने उन्हें तराशा हो। ध्रुव से शर्मिंदा होकर रिया कपूर ने अपनी आंखें नीची कर ली और सांस रोकते हुए घबराहट में बोली, ध्रुव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। स्क्वाड लीडर, बताओ, क्या हम ऐसा करने से गर्भवती हो सकते हैं? ध्रुव जोर से हंसा। तुम गर्भवती कैसे हो सकती हो? रिया कपूर ने शर्म से चादरें कस लीं। बस, अगर मैं ये खा लूं तो क्या मैं गर्भवती हो जाऊंगी? ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यही एक तरीका है। ऐसा ही होगा। ठीक है। रिया कपूर ने राहत की सांस ली, फिर शर्माते हुए बोली, तो तुम करो। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कुछ देर सोचा और कहा, स्क्वाड लीडर, मुझे लगता है कि जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो इसे इतना औपचारिक न बनाएं। हमें पहले तैयारी करनी होगी। क्या तैयार करना है? रिया कपूर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और ध्रुव ने रिया कपूर के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। रिया कपूर का पूरा शरीर एकदम से तनावग्रस्त हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ। ध्रुव ने असहाय होने का नाटक किया और कहा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तारांकन 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 ये तारांकन तारांकन तारांकन। ध्रुव ने उस तरह की चीजों के बारे में विस्तार से बताया और यह भी कहा कि इस तरह की चीजों के लिए फोरप्ले और एक एक कदम की प्रक्रिया की जरूरत होती है। आखिरकार रिया कपूर ने समझौता कर लिया। उसने अपने होंठ काटे और अपनी खूबसूरत आंखों से ध्रुव को गहराई से देखा। ठीक है, तो मुझे पहले इसे आजमाने दो। हाँ। ध्रुव ने सिर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। रिया कपूर ने अपनी सांसों में कंपन को सहन किया और धीरे से खड़ी हो गई। उसने ध्रुव के चेहरे को देखा और आखिरकार थोड़ी शर्म के साथ ध्रुव को धीरे से चूमा। गुलाब जैसे नाजुक लाल होठों ने तुरंत ध्रुव के दिल की धड़कन बढ़ा दी और उसके दिल में आग भड़क उठी, लेकिन उसने इसे सहन किया। याद रखा कि बहुत दूर नहीं जाना है। वह रिया कपूर की मदद कर रहा था। रिया कपूर के लिए इस तरह का काम करना पहली बार था। वह इसके लिए बहुत ही अपरिचित थी और बहुत घबराई हुई थी। मीठा सा सांप ध्रुव के मुंह में घुस गया। ध्रुव ने रिया कपूर की मिठास मीठी और ठंडी महसूस की। रिया कपूर की आंखें कसकर बंद थीं। उसके हाथ सफेद चादर को कसकर पकड़े हुए थे, अपने शरीर को ध्रुव के साथ बहुत अधिक संपर्क में आने से रोक रहे थे। लेकिन इस चुंबन के साथ उसके दिल में रक्षा भी गिर गई। ये पता चला कि यह एहसास बहुत अद्भुत था। मूल रूप से ध्रुव ने कोई हरकत नहीं की और उसने पहल की, लेकिन एक पल में वह निष्क्रिय हो गई और ध्रुव ने उस पर अत्याचार किया। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और ध्रुव ने एक डाकू की तरह उसके मुंह से मिठास लूट ली। उसने ध्रुव की अत्यंत राजसी चीज को महसूस किया और उसका शरीर एक पल के लिए जम गया। ध्रुव के चुंबन से उसका दम घुटने लगा था और उसने शुरू में सोचा था कि वह बहुत प्रतिरोधी है, लेकिन रिया कपूर ने इस पल आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उसने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया और वह धीरे धीरे ध्रुव की सेवा करने लगी, उसके साथ इस अजीब एहसास का आनंद लेने लगी। अंत में दोनों अलग हो गए। रिया कपूर थोड़ा शर्मा गई और बोली, ध्रुव, हमें आगे क्या करना चाहिए? ध्रुव बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखों में जलन थी। ध्रुव की आंखों को देखकर रिया कपूर बेचैन होने लगी। उसके शरीर में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी और वह पागल हो रही थी। ध्रुव ने धीमी आवाज में कहा, किंगवान, अपने कपड़े पहन लो। क्या? रिया कपूर को एक पल के लिए हिरण जैसा महसूस हुआ। वह पहले कभी किसी पुरुष के सामने ऐसी नहीं रही थी, लेकिन ध्रुव की आंखों को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्रुव के बगल में बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, ध्रुव, मुझसे एक वादा करो। तुमने कहा आज रात के हमारे मामले मुझसे गुप्त रखे जाएंगे, ठीक है? यह अच्छा है। जब रिया कपूर को सकारात्मक उत्तर मिला तो उसने अब और संकोच नहीं किया और धीरे से अपने आसपास की हर चीज को निचोड़ा और एकदम सही चीज बाहर निकल आई।
बर्फ की तरह सफेद, मोटा, मंद रोशनी में एक आकर्षक चमक दिखा रहा है। रिया कपूर का शरीर थोड़ा कांप उठा। हमें आगे क्या करना चाहिए? ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। मेरा नहाने का तौलिया उतारो। रिया कपूर ने रहस्य और शर्म से भरी अपनी आंखें खोली और उसने और ध्रुव ने एक दूसरे को देखा। कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते हुए उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, ध्रुव के नहाने के तौलिए पर अपना हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और उसे उतार दिया। रिया कपूर अचानक कांप उठी, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। किंगवान, तुम शुरू कर सकती हो। ठीक है, लेकिन कैसे? तुम्हें पता है कि यह कैसे करना है? ध्रुव ने उसे जलती आंखों से देखा। रिया कपूर ने अपने शरीर में गहरी कांपती हुई कंपन को सहन किया, इस दृश्य को नीचे देखा, अपने होंठ काटे और कहा, ध्रुव, मैं थोड़ी घबरा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत। ध्रुव ने धीरे से रिया कपूर के गाल को पकड़ा, उसके चेहरे पर एक चुंबन छोड़ा और फिर धीरे से उसका सिर नीचे खींचा। इस समय ध्रुव का शरीर बुरी तरह से हिल गया था। वो क्या ऐसा है? वाह! रिया कपूर के मुंह में कुछ था और उसकी आवाज़ थोड़ी उलझन भरी थी। न केवल उसकी आवाज़ उलझन भरी थी, बल्कि उसका पूरा शरीर उलझन में पड़ने लगा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वह ध्रुव के लिए ऐसा कुछ करेगी। इस समय रिया कपूर अपने दिल में जानती थी कि भले ही वह ध्रुव के कब्जे में न हो, फिर भी वह ध्रुव के कब्जे में थी। हालांकि उसके दिल में कोई प्रतिरोध नहीं था, लेकिन कुछ अविश्वसनीय भावनाएं थीं। ध्रुव को भी उम्मीद नहीं थी कि रिया कपूर, जो इतनी खूबसूरत थी और स्कूल में एक देवी थी, इस समय उसके सामने होगी। रिया कपूर के लहराते सिर को देखकर और रिया कपूर के नम लाल होठों को महसूस करते हुए वह पागल हो रहा था। अंत में रिया कपूर थोड़ा थक गई और ध्रुव ने देरी करना बंद कर दिया और रिया कपूर को सब कुछ दे दिया। रिया कपूर ने अपने गले में वो की आवाज़ की, फिर कई बार खांसी और लगभग घुट गई। अपने लाल होठों को पोंछते हुए उसने ध्रुव को नाराजगी से देखा। जैसे ही वह बोलने वाली थी, रिया कपूर ने महसूस किया कि उसके शरीर की ठंडक बहुत तेज गति से गायब हो गई। वह चौंक गई, ये वास्तव में काम करता है। कुछ ही मिनटों में रिया कपूर के शरीर की सारी ठंडक गायब हो गई और वह बेहद ऊर्जावान हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने की कोशिश की और अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मेरी आंतरिक शक्ति के अंतिम शिखर की बेड़ियां वास्तव में ढीली हो गई हैं और मैं ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में आधा कदम रख चुका हूं। उसने चौंक कर ध्रुव को देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। ये बात इतनी प्रभावी थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसा लग रहा है? रिया कपूर अब अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं पाई, ध्रुव को गले लगाया और खुशी और कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद ध्रुव। ध्रुव हंसा और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रिया कपूर ने उसे फिर से चूमा। इस बार रिया कपूर ने स्वेच्छा से पहल की, क्योंकि रिया कपूर ने पाया कि ध्रुव वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था, जो आश्चर्यजनक था। अगर मैं ध्रुव के साथ होता। जल्द ही दोनों अलग हुए। रिया कपूर का चेहरा लाल हो गया और उसने आंख भरी, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ रहूंगा। ध्रुव भी मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा। तुम उस समय पूरे स्कूल की देवी थी और स्कूल के सभी लड़के तुम्हें देखकर ही उत्साहित हो जाते थे। रिया कपूर ने ध्रुव की ओर नाराजगी से देखा और फिर प्यार से कहा, क्या तुम संतुष्ट हो कि जो देवी पूरे स्कूल को उत्साहित कर सकती है, वह तुम्हें इस तरह से खुश कर सकती है? ध्रुव ने रिया कपूर के छोटे से चेहरे पर चुटकी ली, मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। रिया कपूर ने शर्म से गुनगुनाया। हालांकि दोनों ने अपने बीच स्पष्ट नहीं किया, लेकिन दोनों को लगा कि उनका रिश्ता और भी करीब आ रहा है। आखिरकार इस तरह की बात पहले भी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि वे प्रेमी नहीं हैं, लेकिन वे प्रेमी की तरह दिखते हैं। ध्रुव ने समय पर नजर डाली और कहा, ठीक है, देर हो रही है, मुझे घर जाना है, तुम अच्छे से आराम करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लेना। रिया कपूर ने नाराजगी जताते हुए कहा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? क्या होगा अगर उनके पास कोई साथी हो? ध्रुव ने अपना सिर थपथपाया, हाँ, मैं इस बारे में लगभग भूल ही गया था। मुझे क्या करना चाहिए? हम हर दिन साथ नहीं रह सकते। रिया कपूर ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? बस मुझे वापस ले जाओ और मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। मेरे घर पर रहो। ध्रुव चौंक गया, क्यों नहीं कर सकते? मैं तुम्हें देरी नहीं करूंगी। मैं अभी भी तुम्हारी बहन की देखभाल कर सकती हूँ और तुम्हारे माता पिता के लिए खाना बना सकती हूँ और कपड़े धो सकती हूँ। इसे मेरा तुम्हें चुकाना समझो। रिया कपूर मुस्कुराई और बोली, और अब जब मैं आधी अधूरी गुरु हूँ तो मैं उनकी रक्षा भी कर सकती हूँ, तुम्हें क्या लगता है? ध्रुव ने इस बारे में सोचते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ। वह रिया कपूर के बैंगलों में अकेले होने के बारे में वास्तव में चिंतित था। अगर वह उसे वापस ले आता तो वह वास्तव में अपने माता पिता की रक्षा कर सकता था। वैसे भी विला में कई कमरे हैं। ये सोचते हुए ध्रुव ने कहा, यह संभव नहीं है। मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए आप मेरे घर पर अस्थायी रूप से रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। रिया कपूर ने बाहरी लोगों के सामने अपना अल्पन और बड़प्पन खो दिया और अब एक प्यारी लड़की की तरह अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। ध्रुव ने कड़वी मुस्कान दी। रिया कपूर के साथ इन बातों के बारे में सोचकर अभी भी थोड़ा चकित महसूस कर रहा था। जल्द ही दोनों ने सामान पैक किया और निकल पड़े और जल्द ही ध्रुव के विला पर पहुंच गए। रिया कपूर भी चौंक गई। क्या यह विला बेंगलों में सबसे अच्छे विला के रूप में नहीं जाना जाता है? ध्रुव का परिवार वास्तव में यहाँ रहता है। हे भगवान, क्या ध्रुव पहले हमेशा कम महत्वपूर्ण होने का नाटक करता था? रात पहले ही हो चुकी थी और उसके माता पिता और बहन सभी आराम कर चुके थे। ध्रुव ने रिया कपूर के लिए ऊपर एक कमरे की व्यवस्था की। क्योंकि अमृत कलश जड़ी बूटी ने ध्रुव को पकड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया था, रिया कपूर ने सीधे तौर पर अपना रुख व्यक्त किया और कहा कि वह ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन ध्रुव ने फिर भी त्यानलिंगे का आधा हिस्सा रिया कपूर को दे दिया। सच कहूं तो आज रात की घटना के लिए उसे हमेशा रिया कपूर के प्रति थोड़ा दोषी महसूस होता था। हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने रिया कपूर को तंग किया है। सब कुछ हुआ। ध्रुव भी कल रात आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। वह एक रात जल्दी वापस चला गया और ध्रुव को अगली सुबह जल्दी फोन बजने से जगाया गया। वह बिना आंखें खोले कॉल का जवाब देने के लिए अधीर था। आप किसे खाना खिला रहे हैं? दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई, मुझे साफ करने दो। हमारा परिवार और आपका परिवार दोपहर में एक साथ खाना खाएंगे। आप अपने चाचा और चाची को बताएं। ध्रुव उत्साह में उठ बैठा, क्या बकवास है। अध्याय 189 कार खरीदने की घटना। ध्रुव को वास्तव में संदेह था कि फैंग हुई और जियांग हैबो पश्चिम में सूरज निकलने पर उसके माता पिता के साथ रात का खाना खाना चाहते थे। हालांकि फैंग हुई के रवैये में पिछले बदलाव को देखते हुए वह इसे समझ सकता था। ये सोचकर ध्रुव सहमत हो गया। ठीक है, समय और स्थान दोपहर 12 बजे शहर के फैंगगे होटल में आ जाना। तुम सब आओगे? ठीक है। थोड़ी बातचीत के बाद ध्रुव फोन रखने ही वाला था कि अचानक मीरा ने दूसरे छोर पर एक सौम्य और चुलबुले स्वर में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लेने आऊं? ध्रुव खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तुम इतने व्यस्त व्यक्ति हो और तुम्हारे पास हमें लेने के लिए अभी भी समय है। बेहतर होगा कि तुम अपने समूह के कामों में व्यस्त रहो। मीरा का चेहरा काला पड़ गया। उसे मत उठाओ, मैं उसे अभी नहीं लेना चाहती। मीरा ने तुरंत फोन रख दिया और गुस्से से अपनी गुलाबी मुठ्ठियां भींच लीं।
उसने अपना रवैया बदला और पूछा कि क्या वह कॉल का जवाब देना चाहती है। ये पहले से ही एक बड़ा सम्मान था, लेकिन उसे अस्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं थी। तभी सचिव ने दरवाजा खटखटाया और चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कार्यालय में चला गया। ये ठीक नहीं है मिस्टर जियांग। क्या हुआ क्या हुआ? मीरा ने भौहें सिकुड़ी। श्री जियांग, हाल ही में समूह के वित्तीय विवरणों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और बड़ी संख्या में खराब ऋण पाए गए हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा अनुमोदित एक वित्तीय संस्थान एक दिन पहले समूह का निरीक्षण करने आया था और उसे कुछ कर संबंधी समस्याएं मिली थीं। अधिकारी ने हमें 1 सप्ताह का समय देने का आदेश दिया। आंतरिक जांच से यह स्पष्ट हो जाएगा, अन्यथा हम समूह के खिलाफ वित्तीय जांच प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। मीरा ने अपनी कलम को काटा। उसके सुंदर चेहरे पर संदेह और भ्रम की एक झलक दिखाई दी। वह वित्त और वित्त पर विशेष ध्यान देती थी, इसलिए ये तर्कसंगत है कि ऐसी कोई बड़ी गलती नहीं होगी। अचानक मीरा के मन में एक अनुमान आया और उसने सचिव से शांति से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। बाद में कोई समय निकालो और वित्त विभाग के प्रभारी व्यक्ति को मेरे घर आने के लिए कहो। उससे कहो कि मैं उसे कबूल करने का मौका दूंगा। जब तक वह व्यक्ति को बताता रहेगा, मैं उसे जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा। जिम्मेदारी? सचिव थोड़ा हैरान हुआ। श्री जियांग, क्या आपका मतलब है कि ये सब पर्दे के पीछे किसी ने किया है? मीरा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, न केवल मुझे पता है कि कोई चाल चल रहा है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि वह कौन है। मैं उसे खुद को सुधारने का मौका दूंगा। अगर वह बार बार वही गलती करता है तो मुझे उसका ऑपरेशन करवाने का दोष मत देना। हाँ अध्यक्ष जियांग, सचिव ने सम्मानपूर्वक वापस ले लिया। मीरा ने ठंडी आंखों से खिड़की के बाहर शहर को देखा। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह जियांग हुआ या जियांग हाव था जिसने कुछ किया था। जो लोग समूह के वित्त के लिए जिम्मेदार हैं वे समूह के वरिष्ठ नेता हैं और तार्किक रूप से वे ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार उनके पास पहले से ही पैसा और शक्ति है और झूठे खाते बनाने के लिए अपने स्वयं के भविष्य को अवरुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता था वह समूह के शीर्ष कुछ लोगों में से एक था और मीरा ने लंबे समय से अफवाहें सुनी थी कि जियांग हुआ के परिवार ने समूह से बहुत सारा पैसा हड़प लिया था। अतीत में वह सिर्फ अपने रिश्तेदारों के बालों के बारे में सोच रही थी और उसका पीछा नहीं करती थी, लेकिन अगर बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता है तो वह उसके साथ बीमार बिल्ली की तरह व्यवहार करता है। अगर जियांग हुआ का परिवार बहुत आगे बढ़ जाता है तो उसे निर्दयी होने का दोष न दें। दूसरी तरफ ध्रुव और मीरा फोन रखने के बाद नहाने के लिए उठे। पहली मंजिल पर बाथरूम का एक दरवाजा था जो बंद था, इसलिए वह लड़खड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर चला गया। क्योंकि उसके माता पिता और दिया दोनों पहली मंजिल पर रहते थे, उसने अवचेतन रूप से सोचा कि दूसरी मंजिल पर कोई नहीं है और चूंकि वह आधा सो रहा था, इसलिए वह खींचा और दूसरी मंजिल पर बाथरूम में चला गया। दूसरी मंजिल पर बाथरूम का दरवाजा बंद था। ध्रुव ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब वह अंदर गया और पानी चालू करने के लिए दरवाजा बंद किया तो ध्रुव ने अचानक अपने बगल के बाथटब में किसी को देखा। उसने तुरंत देखा और बाथटब में रिया कपूर को देखकर चौंक गया। बाथटब में रिया कपूर भी चौंक गई। वह भी दरवाजा बंद करना भूल गई थी और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव अंदर आएगा। इस समय चारों की आंखें एक दूसरे को देखने लगी और ध्रुव ने जोर से निगल लिया। इस समय रिया कपूर का पूरा शरीर ध्रुव के सामने आ गया और क्योंकि ध्रुव ने पूरी रात इसे रोके रखा था, इस तरह की उत्तेजना के साथ उसका पूरा शरीर लगभग फटने वाला था। रिया कपूर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा इतना लाल था कि उसमें से खून बह सकता था। उसकी बाहें अवचेतन रूप से उसके शरीर को ढक रही थीं और वह अगले ही पल चीखने वाली थी। जिस क्षण वह चीखने वाली थी, ध्रुव ने उसका मुंह ढकने के लिए दौड़ लगाई और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चिल्लाओ मत। मेरे माता पिता अभी भी नीचे हैं। जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमने कुछ किया है। ध्रुव, तुम बदबूदार बदमाश, जब मैं नहा रही थी तब तुम अंदर क्यों आए? रिया कपूर इतनी चिंतित थी कि वह लगभग रो पड़ी। हालांकि कल रात वे दोनों खुलकर मिले थे, लेकिन यह आखिरी उपाय की स्थिति थी। अब ध्रुव के साथ इस स्थिति में यह उसे मार डालेगा। ध्रुव को भी पता था कि वह गलत था, इसलिए उसने रिया कपूर का हाथ छोड़ दिया, अपना सिर खुजलाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वह बुरा मत मानना मॉनिटर, मेरा यह मतलब नहीं था। रिया कपूर ने ध्रुव को नाराजगी से देखा, अपनी आंखों के कोने से नीचे देखा और शर्म और झुंझलाहट के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विनम्र हो? मैं विनम्र नहीं हूं, मैंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया। मैं नीचे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूं। रिया कपूर गुस्से से हंसी, लाल चेहरे के साथ ध्रुव को घूरते हुए। तभी ध्रुव को शर्मिंदगी के साथ एहसास हुआ कि वह रिया कपूर के मुंह को ढकने के लिए दौड़ा, जबकि उसका भाई सीधे रिया कपूर को देख रहा था। यह मुद्रा वास्तव में थोड़ी दबंग थी। रिया कपूर अचानक हंस पड़ी, शर्मा गई और शर्म से उसे झटका दिया। ध्रुव ने उत्साह के साथ जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींची। उसका बुरा चेहरा इस पल में लाल होने से नहीं बच सका। उसने रिया कपूर को देखा और खांसते हुए कहा, गलतफहमी, मैंने मॉनिटर को गलत समझा। तुम धीरे से धो, मैं पहले नीचे जाऊंगी। रिया कपूर ने ध्रुव को अपनी आंखें घुमाई, फिर अचानक अपने होठों को ढंक लिया और मुस्कुराए, क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो? ध्रुव चौंक गया और उसने अजीब निगाहों से रिया कपूर को देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? रिया कपूर ने अपने लाल होठों को काटा, अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को चाटा जैसे कि जानबूझकर उसे बहका रही हो। चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे फिर से हल करूं? ध्रुव की आंखों में जलन थी। रिया कपूर इतनी खूबसूरत थी, ये वास्तव में असहनीय था। ध्रुव की नजर देखकर रिया कपूर ने हंसते हुए कहा, बुरे आदमी, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम इतना अच्छा सोचते हो, बाहर निकलो। ध्रुव के मुंह का कोना फड़क गया और उसने अपने दिल में गुस्से को सहा और बाहर चला गया, दरवाजा बंद किया और खुद को थप्पड़ मारा। ध्रुव ने खुद को थोड़ा जगाया और फिर नहाया। नीचे ये वेगवो और लियू क्वीमी ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था। उन्होंने असमंजस में ध्रुव को देखा और कहा, ध्रुव, मैंने अभी ऊपर किसी को बात करते हुए सुना है। क्या वह कोई है? ध्रुव जब उत्तर देने वाला था तभी रिया कपूर अपने कपड़े पहने और बाल बांधे हुए नीचे आई। उसने भौहें रंगी हुई थीं, होंठ लाल और दांत सफेद थे, मानो वह किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। वृद्ध दंपति चौंक गए। ध्रुव, ये तो। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, माँ और पिताजी, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। यह मेरा क्लास मॉनिटर है। ये पहले मेरा सहपाठी था। इसका परिवार प्रांतीय राजधानी से है। यह इस दौरान खेलने के लिए बेंगलोर आया था और शायद कुछ समय के लिए यहाँ हमारे साथ रहना पड़े। दूसरे बुजुर्ग भी रिया कपूर की खूबसूरती से दंग रह गए। रिया कपूर ने दूसरे बुजुर्ग को विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते चाचा और चाची, मैं सहपाठी ध्रुव हूँ। इस अवधि के दौरान आपके घर पर अस्थायी रूप से रहना वास्तव में परेशानी भरा है। लियू क्वीमेई ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं दिन भर बाहर व्यस्त रहता हूँ। हम इतनी बड़ी जगह में रहते हैं और यह बहुत उबाऊ है। ऐसा ही होता है कि आप यहाँ हमसे बात कर सकते हैं। ये वेग वो भी मुस्कुरा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा इतना मशहूर होगा। रिया कपूर, जो इतनी सुंदर और सबको एक महिला जैसी लगती थी, वास्तव में उसके बेटे की दोस्त होगी। जल्द ही रिया कपूर मेज पर आ गई और सभी खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे।
ध्रुव ने खाने की मेज पर कहा, माँ और पिताजी, म्यूवान ने मुझे दोपहर में आपको और उसके माता पिता को साथ में खाना खाने के लिए ले जाने के लिए कहा है। महेश और सुनीता ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। ठीक है, कोई बात नहीं। रिया कपूर ने उत्सुकता से पूछा, ध्रुव, म्यूवान कौन है? ध्रुव मुस्कुराया, मेरी मंगेतर। क्या आपकी कोई मंगेतर है? रिया कपूर एक पल के लिए थोड़ी हैरान हुई और उसकी आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे बाद में मिलने के लिए समय दो। कोई बात नहीं। ध्रुव हंसा। रिया कपूर ने ध्रुव के लिए अपने दिल की गहराइयों से खुशी महसूस की। उसे ध्रुव पर बहुत गर्व था, जब उस समय का गरीब लड़का ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता था। उसने अभी अभी सुना कि ध्रुव की मंगेतर है और उसका दिल थोड़ा कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत ही यह समझ लिया। मंगेतर होने का क्या मतलब है? आज के समाज में कौन सा योग्य आदमी 3 पत्नियां और 4 रखैले नहीं रखता, घर पर लाल झंडा और बाहर इंद्रधनुष नहीं लहराता? और खासकर उनके जैसे खेती करने वाले परिवारों में ये स्थिति बहुत आम है, यहाँ तक कि उसके पिता के पास कई महिलाएं हैं। कुंजी यह है कि कई महिलाएं अभी भी एक बड़े परिवार में खुशी से रह सकती हैं और वह आश्चर्यचकित नहीं है। भोजन समाप्त होने के तुरंत बाद रिया कपूर ने वास्तव में बर्तन धोने की पेशकश की और कहा कि उसने घर का सारा काम कर दिया है। इससे ध्रुव को रिया कपूर और भी पसंद आने लगी, क्योंकि दोपहर होने में अभी भी समय था। ध्रुव ने अपने माता पिता से घर पर इंतजार करने को कहा। उसके माता पिता और रिया कपूर लिविंग रूम में बातें कर रहे थे और ध्रुव अकेले बाहर चला गया। वह कार खरीदने निकला था। स्नेहा अरोड़ा ने उसे पहले ही कुछ पैसे दे दिए थे और साफ कर दिया था कि वह कार खरीदेगा या फिर वापस ले लेगा। ध्रुव को नहीं पता था कि स्नेहा अरोड़ा का क्या मतलब है। ऐसा लग रहा था कि वह खासतौर पर मीरा के खिलाफ लड़ रहा था और नहीं चाहता था कि वह मीरा की कार चलाए। महिलाओं का दिमाग कितना अजीब होता है। लेकिन पैसे बेकार नहीं थे, इसलिए ध्रुव ने कार खरीदने का फैसला किया। जल्द ही हम बेंगलोर के ऑटोमोबाइल पार्क में पहुंच गए। पार्क में दर्जनों ब्रांड थे और पूरा इलाका कारों की बिक्री के लिए समर्पित था। जैसे ही ध्रुव टैक्सी से उतरा, एक पुरानी सफेद ऑडी उसके पास से गुजरी और अचानक उसके पास रुकी। जब कार की खिड़की खुली तो ध्रुव दंग रह गया। ये सना कपूर का परिवार निकला। वे भी कार खरीदने आए थे। सना कपूर ने भी ध्रुव को देखा और आश्चर्य से कहा, ध्रुव, तुम यहाँ क्यों हो? अध्याय 190। हैरान सना कपूर का परिवार। सना कपूर का परिवार कार में बैठा था। मल्होत्रा वनहुआ आगे की यात्री सीट पर बैठा था और सना कपूर के पिता सुकांगवेई ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। इस समय सामने की कार की खिड़की भी नीचे थी और मल्होत्रा वनहुआ और सुकांगवेई ध्रुव की ओर देख रहे थे। ध्रुव ने 3 लोगों के इस परिवार को देखा और अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस किया। उसे खास तौर पर याद आया कि कैसे सना कपूर के माता पिता 3 साल पहले उसे नीची नजर से देखते थे। हालांकि ध्रुव इस समय उनसे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ कार देखने के लिए आओ। क्या तुम भी यहाँ हो? सना कपूर हल्के से मुस्कुराए। हाँ, घर पर कार थोड़ी पुरानी है और मैं इसे दूसरी से बदलने जा रही हूँ। क्या संयोग है? ध्रुव ने सिर हिलाया। कल रात सना कपूर के साथ जो दृश्य हुआ उसके बारे में सोचते हुए वह वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। सना कपूर को लगता था कि उन्हें पिछली रात याद आ गई है और उनका चेहरा अचानक लाल हो गया। मल्होत्रा वनहुआ ने ध्रुव को कुछ ठंडे भाव से देखा, लेकिन आखिरकार वे राष्ट्रपति थे और उनका व्यवहार संतुलित था। उन्होंने ध्रुव से शांति से कहा, ध्रुव, तुम कौन सी कार देख रहे हो? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है आंटी, इसलिए मैं पहले देख लूंगा। मल्होत्रा वनहुआ ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, ये सभी लग्जरी ब्रांड की कारें हैं। तुम यहाँ से नहीं आए हो। अगर तुम 100,000 युआन से ज्यादा कीमत की कोई घरेलू कार खरीदना चाहते हो तो बस दूसरी तरफ चले जाओ। ध्रुव मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, लेकिन सना कपूर ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, ध्रुव, तुम भी कार में क्यों नहीं बैठ जाते ताकि हम साथ में जाकर देख सकें? मल्होत्रा वनहुआ ने अचानक भौहें सिकुड़ी। अमेलिया, हम BMW 4S जा रहे हैं। तुम ध्रुव को वहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या वह इसे खरीद सकता है? सना कपूर ने अपने होंठ सिकुड़े। अगर हम देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे तुम लोग कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानते और मैं भी नहीं समझती। ध्रुव को थोड़ा बहुत पता है, तो क्यों न उसे दिखाने ले जाया जाए। दरअसल जब उसे पहली बार सना कपूर से प्यार हुआ था तो ध्रुव को भी कारों के बारे में बात करना अच्छा लगता था। आखिर एक लड़का स्वाभाविक रूप से कारों जैसी चीजों के प्रति संवेदनशील होता है। उस समय ध्रुव ऑडी, BMW और सड़क पर दौड़ती ऑडी से अच्छी तरह वाकिफ था। ये देखकर मल्होत्रा वनहुआ ने इस बारे में सोचा। सुकांगवेई, जो ड्राइवर की सीट पर थी, ने ध्रुव को देखा और गुनगुनाते हुए मुस्कुराए, ऐसे में शियाओ, तुम भी कार में क्यों नहीं बैठ जाते और चलो साथ में देखते हैं। ध्रुव ने अपनी नाक को छुआ, लेकिन वह वास्तव में जाना नहीं चाहता था। उसे BMW ब्रांड बहुत पसंद नहीं था। वह पोर्श या बेंटले एस्टन मार्टिन के बूथ पर एक नजर डालना चाहता था। हालांकि ये देखकर वह बहुत अनिच्छुक और थोड़ा बहुत जानबूझकर था, इसलिए वह कार में बैठ गया। कार में बैठने के बाद ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा, चाचा और चाची, मुझे याद है कि आपके परिवार के पास पहले एक कार थी। जैसे ही ये शब्द निकले उन तीनों को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। दरअसल सना कपूर के पिता के पास भी पहले एक ऑडी थी। हालांकि क्योंकि सुकांगवेई की सजावट कंपनी को पहले कुछ वित्तीय समस्याएं थीं, उन्होंने इसे बेच दिया और फिर कमी को पूरा किया। अब हमारे पास पैसे होने का कारण यह है कि रोहन मल्होत्रा के परिवार ने पहले कई ऑर्डर पेश किए और अचानक कुछ पैसे कमाए, इसलिए वे कार वापस करने के लिए तैयार हैं। मल्होत्रा वनहुआ के लिए उसने बैंक में बहुत सारे पैसे का दुरुपयोग किया, लेकिन वह आखिरकार अध्यक्ष है और बैंक का वित्त प्रबंधक लियू हेवेई है, जिसके साथ उसने पहले कार्यालय में बातचीत की थी। हालांकि उसने पैसे का दुरुपयोग किया, उसने कुछ लियू हेवेई को भी दिया। लियू हेवेई ने उसके साथ फिर से अनुचित संबंध बनाए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ी। लियू हेवेई झूठे खाते बनाने में भी अव्वल था, इसलिए उसे पता नहीं चला। अब जब तक सना कपूर और रोहन मल्होत्रा की सगाई और शादी हो जाती है, रोहन मल्होत्रा का परिवार निश्चित रूप से उन्हें बड़ी रकम देगा। इस तथ्य के साथ कि हम रोहन मल्होत्रा कंपनी के साथ सहयोग कर सकते हैं, हमें डर नहीं होगा कि हम तब तक कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब परिवार फिर से कार देखने आना चाहता है। बेशक ध्रुव से ये शब्द कहना असंभव था और सना कपूर के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव थे। इन लोगों के भाव ध्रुव की आंखों से कैसे बच सकते थे? उसने सना कपूर के अप्राकृतिक रूप के बारे में भी सोचा जब रोहन मल्होत्रा और सना कपूर एक साथ थे। उन्होंने ये भी अफवाहें सुनी थी कि सुपरिवार रोहन मल्होत्रा से सगाई करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था। इधर उधर घूमने के बाद ध्रुव को भी सब समझ में आ गया। उसने अनुमान लगाया कि सना कपूर के परिवार को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन कार खरीदना, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग 4 स्टोर में घुसे ही थे और दरवाजे पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उनकी तरफ देखा। सुपरिवार के तीनों लोग अमीर लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ध्रुव अलग दिख रहा था। उसके सादे और बेकार से दिखने वाले पहनावे ने रिसेप्शनिस्ट को तुरंत थोड़ा सा उदास कर दिया। मल्होत्रा वनहुआ बैंक की अध्यक्ष थी, इसलिए उनकी नजरें स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थीं और उन्होंने तुरंत ही ध्रुव के प्रति रिसेप्शनिस्ट की नापसंदगी को पहचान लिया। वैसे उन तीनों को देखने वाली नजरें भी थोड़ी बदल गई थीं।
वह इतनी नाराज थी कि उसे ध्रुव को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये बहुत शर्म की बात थी। सना कपूर के पास इतने सारे मोड़ और मोड़ नहीं थे। उसने पास ही में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर की ओर इशारा किया और ध्रुव की तरफ मुस्कुराए। ध्रुव देखो, क्या ये तुम्हारी पसंदीदा कार नहीं है? ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने स्कूल में गलती से सना कपूर से कहा था कि उसकी पसंदीदा कार जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा चलाना चाहता था वह टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। अप्रत्याशित रूप से सना कपूर को अभी भी यह याद था। सना कपूर के चेहरे पर सरल मुस्कान को देखते हुए ध्रुव ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। ये बहुत अच्छा होगा यदि सना कपूर अभी भी पहले जैसी शुद्ध और सरल लड़की होती। अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता और सना कपूर उसका इंतजार कर रही होती तो वह अब सना कपूर को एक ऐसी महिला बना सकता था जिससे अनगिनत लोग ईर्ष्या करते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था। सुकांगवेई ने टोयोटा फॉर्च्यूनर पर नजर डाली और कहा, उस कार की कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत 4 से 5 मिलियन है। ये सस्ती नहीं है। इतना कहने के बाद सुकांगवेई ने ध्रुव की ओर देखा और शांति से कहा, जियाओ, लक्ष्य और सपने रखना अच्छी बात है, लेकिन आपको उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, न कि दिन भर उनके बारे में बात करना। अपने सपनों को दूसरों की नजरों में मजाक न बनने दे। चलो। धन्यवाद चाचा, मैं समझ गया। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी मौजूदा संपत्ति से कार खरीदना तो दूर की बात है, वह 100 BMW ग्रुप खरीद सकता है। मुझे याद है कि पिछले साल विदेश में BMW ग्रुप के अध्यक्ष ने जब ध्रुव से मिलने का अनुरोध किया था तो उन्होंने ध्रुव से मिलने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया था, लेकिन वह योग्य नहीं था। खुद मिलने आना तो दूर की बात है, अपने कई छोटे भाइयों के बीच रोथस्चाइल्ड परिवार के मुखिया से भी BMW के अध्यक्ष अपनी इच्छा से नहीं मिल सकते। मैं ध्रुव से कहाँ मिल सकता हूँ? कई लोग फिर से BMW X3 देखने आए और मल्होत्रा, वनहुआ और सुकांगवेई बहुत संतुष्ट थे। वे आने से पहले ही इस कार को खरीदने की योजना बना रहे थे। सना कपूर ने ध्रुव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, मेरे माता पिता इस कार को लेकर बहुत आशावादी हैं। आप इस कार के बारे में क्या सोचते हैं? ध्रुव ने एक नजर डाली और कहा, ये ठीक है। ये घर में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सना कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है तो ये कार है। मल्होत्रा, वनहुआ थोड़ा नाखुश था। ध्रुव, तुम्हारा क्या मतलब है कि यह ठीक है? इस कार की कीमत 400,000 युआन से ज्यादा है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? ध्रुव अवाक रह गया। उसकी नज़र में ये 4 से 5 मिलियन की कार वास्तव में इतनी अच्छी नहीं थी। 4 मिलियन युआन से ज्यादा कीमत वाली बेंटले उसकी आंखों में मुश्किल से समा पाती है। उसके पास विदेश में एक गराज भी है जो वैश्विक सीमित संस्करण के मॉडल से भरा है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत करोड़ों में है। फिलहाल 4 मिलियन युआन से ज्यादा कीमत वाली कारें वास्तव में उसकी पहुंच से बाहर हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारा लहजा इतना मजबूत है तो क्या तुम इसे खरीद सकते हो? मल्होत्रा, वनहुआ ने ध्रुव को आक्रामक और नाराजगी से देखा। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया, आंटी, अगर आप जोर देती हैं तो मुझे वाकई लगता है कि यह कार औसत है। औसत? हा हा हा, आप किस तरह की कार चलाते हैं? मल्होत्रा, वनहुआ ने व्यंग्य किया, मैं भूल गया आपके पास कार नहीं है। मुझे आपको यहाँ नहीं लाना चाहिए था, जाओ अपनी खुद की जर्जर कार खरीदो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास कारें हैं, उनमें से कई विदेश में हैं और वे सीमित संस्करण मॉडल हैं। मल्होत्रा, वनहुआ ने ठहाका लगाया, मैंने आपको 3 सालों से नहीं देखा है। आपने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन आपने शेखी बघारना सीख लिया है। आप क्यों नहीं कहते कि आप अरबपति हैं? आप क्यों नहीं कहते कि आप बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराया, मैं वास्तव में हूँ। एक पल के लिए प्रदर्शनी हॉल में सभी लोग ध्रुव को अजीब भाव से देखते रहे। मल्होत्रा, वनहुआ और सुकांगवेई अपने होंठ हिलाते रहे और यहाँ तक कि सना कपूर ने भी शर्मिंदगी में अपना सिर नीचे कर लिया। ध्रुव, ध्रुव, तुम बहुत शेखी बघारते हो। मल्होत्रा, वनहुआ का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने ध्रुव की ओर इशारा किया और गुस्से से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो बकवास करते हैं। बात बस इतनी है कि तुम्हारे पास पैसा या योग्यता नहीं है, लेकिन तुमने अब शेखी बघारना सीख लिया है। लो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। भविष्य में मेरी बेटी से कोई संपर्क मत रखना। बगल में खड़े सेल्समैन भी भौहें सिकोड़कर ध्रुव को ठंडी निगाहों से देखने लगे। उन्हें भी बहुत घृणा हुई जब उन्होंने देखा कि ध्रुव ने अमीर आदमी की तरह कपड़े नहीं पहने हैं और फिर भी यहाँ बकवास कर रहा है। 2 महिला सेल्समैन आगे बढ़ी और ध्रुव से ठंडे स्वर में बोली, सर कृपया बाहर निकल जाओ। ध्रुव ने उन दोनों की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं कार देखने आया था और तुम दोनों ने मुझे जाने के लिए कहा। क्या तुम्हारे नेता को पता है? एक महिला सेल्समैन ने अपनी आंखें घुमाई और घृणा से कहा, क्या होगा अगर मुझे पता चल जाए? अगर तुम्हारे जैसा गरीब आदमी इसे खरीदने में सक्षम नहीं है तो तुम हमारे ग्राहक नहीं हो। तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें भगा दें? ध्रुव मुस्कुराया और कंधे उचका दिए, ठीक है, मैं चलता हूँ, बाद में पछताना मत। दोनों महिला सेल्समैन जोर से हंस पड़ी और चेहरे पर व्यंग्य के भाव के साथ बोली, एक बेचारा अभी भी दिखावा कर रहा है, वह वाकई बहुत मोटा है। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, पलटकर चला गया। उसके पीछे सना कपूर ने जल्दी से ध्रुव को रोकने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव बिना कुछ कहे चला गया। सना कपूर बेबस होकर लौटी, मल्होत्रा, वनहुआ को देखा और बोली, माँ, क्या तुम भविष्य में ध्रुव को कम निशाना बना सकती हो? जिसने भी उसे निशाना बनाया, अगर वह शेखी बघारता है और दूसरों को अपने बारे में बात करने नहीं देता तो वह इसके लायक है। मैं सिर्फ सैकड़ों हजार की कार खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस व्यक्ति और उस व्यक्ति को नीची नजर से देखता हूँ। अगर उसमें क्षमता है तो वह एक अच्छी कार चलाकर आए। मैंने तुरंत उससे माफी मांगी और कहा कि मैं अंधा हूँ। मल्होत्रा, वनहुआ ने तिरस्कार भरा नजरिया दिखाया और सना कपूर ने बेबस होकर आह भरी और बोलना बंद कर दिया। इधर ध्रुव अगले दरवाजे पर पोस्ट स्टोर में आ गया। सच कहूं तो वह अभी BMW स्टोर में नहीं जाना चाहता था। उसे पहले तो वे कारें पसंद नहीं आई, इसलिए वह देखने के लिए यहाँ आ गया। शोरूम में एक मौजूदा कार पैनामेरा थी। ध्रुव ने कीमत के बारे में पूछा। कुल कीमत लगभग 3 मिलियन थी। यदि कीमत पूरी चुका दी गई हो तो आप तुरंत गाड़ी चलाकर जा सकते हैं। ध्रुव ने सीधे अपना कार्ड स्वाइप करके पूरी राशि का भुगतान कर दिया और उसने अब और समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। ध्रुव के इस कदम से पूरी पोस्ट बिक्री टीम दंग रह गई। ध्रुव के एक समूह के खूबसूरत सेल्समैन की आंखों में नजर बदल गई और वे सभी गुप्त नजरें डालने लगे। कुछ ने तो ध्रुव के बगल में बैठने के लिए ध्रुव के विभिन्न बटनों के स्पष्टीकरण का जानबूझकर फायदा उठाया और जानबूझकर या अनजाने में अपनी स्कर्ट उठा बगल के BMW 4S स्टोर में। सना कपूर और उनके परिवार ने भी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी और अगर उनके पास पहले से कोई कार है तो वे मौके पर ही कार उठा सकते हैं। सना कपूर का परिवार भी अपनी नई खरीदी गई BMW में स्टोर से बाहर निकला। जैसे ही वे स्टोर से बाहर निकले, मल्होत्रा, वनहुआ ने एकदम नई पॉश को सामने से आते देखा और उसने तुरंत ईर्ष्या से कहा, पैनामेरा, इस कार की कीमत लाखों में है। एक कार से हमारी 1 दर्जन कारें खरीदी जा सकती हैं। अफसोस। सना कपूर भी आश्चर्य से भरी हुई थी। ये कार बहुत सुंदर है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि उनके जैसे अमीर लोगों ने अपना पैसा कहाँ से कमाया है। तीनों का परिवार पॉश को ईर्ष्या से देख रहा था। उन्होंने कार रोक दी और पॉश के पहले गुजरने का इंतजार करने लगे। इस समय पॉश उनकी कार के सामने रुकी और खिड़की धीरे धीरे नीचे की ओर झुकी, जिससे ध्रुव का प्रोफाइल दिखाई दिया।
कार में बैठे ध्रुव को देखकर सना कपूर के परिवार के चेहरे पर भाव जम गए। मल्होत्रा वनहुआ ने चौंक कर कार में बैठे ध्रुव को अविश्वास से देखा। सना कपूर भी दंग रह गई। उसने कार में बैठे ध्रुव को हैरानी से देखा और कहा, ध्रुव, ये वही कार है जो तुमने खरीदी थी। अध्याय 191। 3 साल है डॉन, 3 साल हेक्सी। वे तीनों सामान पहचानने में भी अच्छे थे। बेशक उन्होंने मल्टी-मिलियन डॉलर की कार को पहचान लिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसे ध्रुव ने खरीदा है तो वे सभी भ्रमित हो गए। सना कपूर के चेहरे पर एक कड़वी और शर्मिंदगी भरी मुस्कान दिखाई दी। मुझे लगा कि आप लाखों की कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ। ध्रुव ने कुछ लोगों को उदासीनता से देखा और कहा, आपकी नज़र में क्या मैं केवल लाखों की कार चलाने का हकदार नहीं हूं? सना कपूर को शर्म आ गई और उन्होंने अपनी आंखें नीची कर लीं। मल्होत्रा वनहुआ और सुकांगवेई के चेहरे लाल और सफेद हो गए और उनकी त्वचा दर्द से जल रही थी। मल्होत्रा वनहुआ ने बेहद शर्मिंदगी भरी मुस्कान दिखाई और कहा, ध्रुव, आंटी अभी तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, इसे दिल पर लेना मत भूलना। वैसे तुम्हारी कार की कीमत कितनी है? आज तक वह ये पूछना कभी नहीं भूलती कि ध्रुव की कार की कीमत कितनी है। वह पैरामेला को जानती है। लो एंड पैनामेरा की कीमत सिर्फ 1 मिलियन से थोड़ी ज्यादा है, जबकि मिड रेंज और हाई एंड वाले ज्यादा महंगे हैं, जिनमें सबसे महंगी कार की कीमत 3 मिलियन से ज्यादा है। उसने सोचा कि ध्रुव की कार भी लो एंड होगी। ध्रुव ने शांति से कहा, यह शोरूम में एकमात्र पूरी तरह से सुसज्जित कार है और इसकी कीमत लगभग 3 मिलियन युआन से ज्यादा है। जैसे ही ये शब्द निकले, मल्होत्रा वनहुआ के मुंह के कोने फड़क उठे और सुकांगवेई के चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दिया। 3 मिलियन युआन से अधिक की कार, वे अपने जीवनकाल में इसे वहन नहीं कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में इस तरह की कार उनके जैसे लोगों की पहुंच से बाहर है। उन तीनों ने ध्रुव को जटिल और शर्मिंदा भाव से देखा और सना कपूर की आंखों में अवर्णनीय भावनाएं उभर आईं। ध्रुव, क्या वह अब 3 मिलियन युआन से अधिक की कार खरीद सकता है? तुम्हें पता है, रोहन मल्होत्रा जिस कार को चलाते हैं उसकी कीमत केवल 500,000 से 600,000 युआन है। सना कपूर कुछ समय के लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही थी, इसे स्पष्ट नहीं कर सकी। वह थोड़ी खट्टी और थोड़ी पछतावे वाली थी। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ लोगों को हल्के से देखा, कार की खिड़की बंद की और चला गया। पैनामेरा को जाते हुए देखकर वे तीनों कुछ देर के लिए चुपचाप बैठे रहे। सुकांगवेई ने चुपचाप बगल से आह भरी। वान हुआ, ऐसा लगता है कि हमने शुरुआत में उस व्यक्ति को गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओए को अब ऐसी उपलब्धि मिलेगी। रोहन मल्होत्रा का परिवार भी इस 3 मिलियन की कार नहीं खरीद सकता। मल्होत्रा वानहुआ के चेहरे पर ऐसा लगा जैसे उसे फिर से थप्पड़ मारा गया हो और उसका चेहरा उसकी गर्दन की जड़ तक लाल हो गया। उसने इस समय एक असहाय और खेदजनक स्वर में कहा, मुझे कभी नहीं पता था कि ध्रुव ऐसा हो सकता है। अगर मुझे पता होता तो मैं अमेलिया को उससे अलग नहीं होने देती। अब शायद लोगों को हमारा परिवार पसंद नहीं है। पीछे बैठी सना कपूर ने बेहद जटिल आंखों से खिड़की से बाहर देखा। जब उसने ये वाक्य सुना तो वह खुद पर हंसी। वह 3 मिलियन युआन से अधिक की कार चलाने का खर्च उठा सकता है और कल रात उसके भोजन की कीमत सैकड़ों हजारों अधिक थी। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से उसका भुगतान किया। वह बेंगलोर इंटरनेशनल होटल के मालिक शू वैनशान को भी जानता है और उसका बॉस उसके साथ बहुत विनम्र है। मिस्टर ये का एक शब्द, वह अब हमारे परिवार के बारे में इतना क्यों सोचता है? क्या ध्रुव अभी भी शू वैनशान को जानता है? जू वैनशान अब भी उसे मिस्टर ये कहते हैं। मल्होत्रा वनहुआ और सुकांगवेई दोनों चौंक गए। वे दोनों बेंगलोर के मूल निवासी थे और वे कुछ स्थानीय सक्षम लोगों के नामों से बहुत परिचित थे। जू वैनशान ने अपने शुरुआती वर्षों में एक गैंगस्टर के रूप में शुरुआत की। बाद में वह बड़ा और बड़ा होता गया और सफलतापूर्वक अपना नाम साफ कर लिया। अब वह बेंगलोर इंटरनेशनल होटल का बड़ा मालिक है और कई कंपनियों का शेयरधारक है, जिसकी कुल संपत्ति 1 अरब से अधिक है। उसे लॉन्ग हाई में भी एक व्यक्ति माना जाता है। आमतौर पर वे जू वैनशान को केवल समाचारों में ही देख सकते हैं। इस तरह का व्यक्ति उनके सुपरिवार के लिए भगवान की तरह है। और ध्रुव वास्तव में इस जू वैनशान को जानता था और जू वैनशान अब भी उसे मिस्टर ये कहता है। मल्होत्रा वनहुआ और सुकांगवेई के शिष्य चौंक गए और उनके दिलों में लहरें भर गईं। मल्होत्रा वनहुआ बेहद हैरान था और बोला, लेकिन ध्रुव एक अमीर आदमी की तरह नहीं दिखता है। क्यों? तुम क्या जानते हो? मैं उसका चरित्र जानता हूँ। उसका चरित्र स्थिर है और वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता है। आप सभी लोगों को उनकी शक्ल से आंकना पसंद करते हैं, जाहिर है आप नहीं जानते। सना कपूर के लहजे में स्पष्ट रूप से दोष था और मल्होत्रा वनहुआ ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, मुझे भी नहीं पता। अफसोस अमेलिया, अगर हम ध्रुव को नाराज करते हैं तो क्या वह हमें दोषी ठहराएगा? हम उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। सना कपूर ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई। भूल जाओ, मैं शायद अब तक भूल गई हूं कि तुमने क्या कहा था। उसके लिए हम शायद कुछ भी नहीं हैं। मल्होत्रा वनहुआ के चेहरे पर कड़वाहट का भाव दिखा। अमेलिया, माँ तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या हुआ? मल्होत्रा वनहुआ ने अपना सिर घुमाया और सना कपूर को बहुत गंभीरता से देखा। सना कपूर, माँ को गंभीरता से बताओ, क्या तुम्हारे मन में अभी भी इस ध्रुव के लिए भावनाएं हैं? सना कपूर चुप हो गई, चुपचाप अपने होंठ काट रही थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अकेली दिखी और खुद पर हंसी। भावनाएं रखने का क्या फायदा? अब उसे मेरे बारे में बहुत बुरा आभास हो गया है। वह हमेशा सोचता है कि मैंने पैसों के लिए उससे नाता तोड़ लिया। और भले ही मेरे बारे में उसकी धारणा न बदली हो, मैं अब उसके लायक नहीं हूँ। सना कपूर ने बोलते हुए अपने हाथों को कस लिया। उसकी आवाज़ कर्कश थी और इस समय उसकी आंखों में धुंध छा गई। तो क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव के मन में अभी भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं? उसके लिए तुम्हारे लिए कोई भावनाएं होना असंभव है ना? इसके अलावा मल्होत्रा वनहुआ की आंखें अजीब थीं और उसने खांसते हुए कहा, माँ जानती है, क्या तुम्हारा और ध्रुव का स्कूल में रिश्ता था? तुम उसकी पहली महिला हो। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें सच में भूल सकता है। सना कपूर ने अपने होंठ काटे। उसके कंधे थोड़े कांप रहे थे। उसने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। सुकांगवेई ने बगल से बात की और उसने आह भरी, ठीक है माँ, अब इस बारे में बात करने का क्या फायदा है? अब तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? ये तुम ही थी जो शुरू में ध्रुव के साथ सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी, दिन भर दूसरों को नीचा दिखाती थी और अमेलिया को दिन भर दूसरों का अनुसरण करने के लिए कहती थी। हम अलग हो गए और आज प्रदर्शनी हॉल में फिर से लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया। तुमने कहा था कि तुम मल्होत्रा वनहुआ का चेहरा अस्पष्टता से भरा था। अगर मुझे पता होता कि ध्रुव अब ऐसा होगा तो क्या मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करती? कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है, हमें इसका समाधान खोजने का कोई तरीका खोजना होगा। ऐसा कहने के बाद उसने सना कपूर की ओर देखा और कहा, अमेलिया, माँ की बात सुनो। माँ को लगता है कि ध्रुव के मन में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ भावनाएं हैं। तुम्हें ध्रुव के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और ध्रुव को वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए। सना कपूर ने ठंडी मुस्कान दी। पहले तो तुमने पैसे के लिए मुझसे उससे रिश्ता तोड़ने को कहा और अब तुम पैसे के लिए उससे सुलह करना चाहती हो। तुम सच में घमंडी हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यह विचार छोड़ दो। मैं पैसे के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं ध्रुव के करीब जाना चाहूँ तो भी मैं 10,000 कदम पीछे हट जाऊंगी, लेकिन मैं उसे रखने के लिए राजी नहीं होंगी। सुकांगवेई ने दिलासा दिया। हाँ, अमेलिया ने जो कहा, बच्चे की माँ, तुम बहुत घमंडी नहीं हो सकती।
अमेलिया को ये सब खुद देखने और करने दो। अगर वे दोनों फिर से साथ हो जाएं तो सबसे अच्छा होगा। उन दोनों का दोस्त बनना असंभव नहीं है। इतनी उम्मीद मत करो, ये सब तुम्हारा दोष नहीं है। मल्होत्रा वनहुआ ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी, अगर मुझे ये पता होता तो मैं उन दोनों को अलग करने के लिए चालें नहीं चलती। ओह, कितना पाप है। सना कपूर ने खिड़की से बाहर देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। ध्रुव, तुम वाकई वही हो जो तुमने 3 साल पहले कहा था, तुम भविष्य में निश्चित रूप से सफल होगे। बस, क्या आपको अभी भी हमारा मूल समझौता याद है? सना कपूर ने धीरे से अपने आंसू पोंछे, उनकी आंखें दिल दहला देने वाली थीं। इधर ध्रुव एक नई कार चलाकर विला में वापस आया और अपने माता पिता को उठाया। दोनों बुजुर्ग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि यह एक नई कार है। ध्रुव ने कहा कि यह किसी और ने दी थी और वे और भी अधिक चौंक गए, लेकिन उनकी आंखों में राहत की एक झलक थी। वे स्वाभाविक रूप से खुश हैं कि उनका बेटा अब इतना सक्षम है। कई लोग मीरा द्वारा बताए गए होटल में गए, जबकि रिया कपूर भी टहलने के लिए बाहर निकल गईं, ये कहकर कि वह बेंगलोर का निरीक्षण करना चाहती हैं। होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर ध्रुव ने कार खड़ी की, दोनों बुजुर्गों को कार से उतरने में मदद की और होटल की ओर चल दिए। जब मैंने मीरा की कार को बाहर देखा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस लड़की के लिए इतने सारे कामों के साथ जल्दी आना वास्तव में आसान नहीं है। ध्रुव ने जो नहीं देखा वह ये था कि जैसे ही उन्होंने कार पार्क की, सना कपूर का परिवार भी होटल चला गया। वे भी यहाँ जश्न मनाने आए थे। ध्रुव की कार देखकर सना कपूर दंग रह गई और फिर अपने माता पिता से बोली, पापा माँ, ध्रुव का परिवार भी इसी होटल में लगता है। मल्होत्रा वनहुआ और सुकांतवेई ने एक दूसरे को देखा, उनके हाव भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन वे मुस्कुराए और अगले ही पल बोले, यहाँ यही रहो। चलो हम भी अंदर चलते हैं। उन दोनों के मन में एक विचार आया। अध्याय 192, इसे अपने लिए बड़ा बनाओ। ध्रुव अपने माता पिता को निजी लाउंज में ले आया, जहाँ मीरा का परिवार बैठा था। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, मीरा खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, चाचा और चाची, आप यहाँ हैं। लियू कुइमी ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, क्या तुम इन दिनों काम में व्यस्त हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा वजन कम हो गया है। मीरा थोड़ा भावुक हो गई और बोली, सौभाग्य से आंटी, मैं वास्तव में अपना वजन कम करना चाहती हूँ। चलो मैं आपको बैठने में मदद करती हूँ। मीरा और ध्रुव ने दोनों बुजुर्गों को अंदर बैठने में मदद की और फैंग हुई और जियांग हाइबो के चेहरे पर भी दुर्लभ मुस्कान थी। कुछ लोग बैठ गए, तुरंत खाना परोसा जाने लगा और दोनों परिवारों के माता पिता एक साथ बैठ गए। ध्रुव और मीरा एक साथ बैठे थे और वे निजी लाउंज में आनंद ले रहे थे। ध्रुव और मीरा ने एक दूसरे को देखा। मीरा थोड़ा शर्मा गई और थोड़ी शर्मिंदगी से बोली, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ध्रुव मुस्कुराया, तुम सुंदर लग रही हो। मीरा ने अपनी आंखें घुमाई, मेरी सुंदरता तुम्हें बाहर महिलाओं की तलाश करने से नहीं रोक सकती। ध्रुव को तुरंत दोषी महसूस हुआ और उसने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, बकवास, मैंने बाहर कब किसी महिला की तलाश की? मीरा ने आधी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुस्कुराहट नहीं। तुम्हारी क्लास रियूनियन में रिया कपूर कौन है? और स्नेहा अरोड़ा और प्रिया अय्यर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती? ध्रुव के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मीरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बेंगलोर में बहुत से लोगों को जानती हूँ, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हारा पता लगा सकती हूँ। ध्रुव ने बात करना बंद कर दिया और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की के खुफिया तरीके सरल नहीं थे। उसे भविष्य में सावधान रहना होगा। मीरा ने फिर से मुस्कुराते हुए अपने 2 डिंपल दिखाते हुए कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हें भविष्य में और अधिक सावधान रहना चाहिए और मुझे पता नहीं चलने देना चाहिए? ध्रुव ने अवचेतन रूप से कहा, हाँ। आह नहीं, उसकी जांघ में तुरंत दर्द हुआ। मीरा ने उसे जोर से खींचा और अपने चांदी के दांतों को काटते हुए ठंडे स्वर में कहा, ध्रुव, कृपया मेरे साथ ईमानदार रहो। मैं जानती हूँ कि तुम में से कोई भी आदमी अच्छा नहीं है। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, तुम जानती हो कि मैं कभी भी बाहर किसी के साथ संबंध नहीं बनाता, लेकिन मुझे इतना अच्छा किसने बनाया? अगर दूसरी औरतें पहल करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहने के बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता मत करो, भले ही दूसरी औरतें हो, तुम अभी भी बड़ी हो और दूसरी केवल छोटी होने के योग्य हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे एक दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। मीरा ने उसकी जान को जोर से पकड़ लिया और ध्रुव दर्द से चिल्ला उठा। सामने शराब पी रहे दोनों माता पिता अचानक हैरान हो गए। महेश ने पूछा, मुंह बांध, ध्रुव, तुम दोनों को क्या हो गया है? मीरा ने तुरंत धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चाचा कोई बात नहीं, मैं ध्रुव के साथ मजाक कर रही थी। जियांग हैबो ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये चलो, उनकी चिंता मत करो, चलो अपना पीते हैं। ध्रुव को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि महेश और जियांग हैबो शराब पी रहे थे और वे खुशी खुशी पी रहे थे। वह अचानक कड़वाहट से मुस्कुराया। यकीनन पुरुषों में सबसे अच्छी चीज शराब है। इस समय ध्रुव को नहीं पता था कि सना कपूर का परिवार अगले दरवाजे पर खाना खा रहा था। इस समय होटल के बाहर एक काले रंग की मसेराटी सामने खड़ी थी, जिसमें रोहन खन्ना बैठे थे। रोहन खन्ना ने होटल के निजी कमरे को ठंडे दिमाग से देखा जहां ध्रुव और अन्य लोग थे। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल किया और दूसरी तरफ ठंडे अंदाज में कहा, क्या आप सभी तैयार हैं? तुरंत दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, तैयार हो जाओ मिस्टर शेन। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ। ध्रुव और उसके परिवार के हाथ पैर काट दो, फिर मीरा का अपहरण करो। हाँ। फोन रखने के बाद रोहन खन्ना ठंडे अंदाज में मुस्कुराए, ध्रुव, तुम हारे हुए मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम रवि वर्मा को जानते हो? अगर तुम रवि वर्मा को जानते हो तो कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें काट डालूं तो कौन जानेगा? जैसे ही फोन बंद हुआ, ध्रुव के निजी कमरे का दरवाजा लात मारकर खोला गया और नकाबपोश लोगों का एक समूह खंजर लहराते हुए अंदर घुस आया। मीरा डर के मारे चीख पड़ी, छिप नहीं सकी और उसने खंजर से अपनी कलाई घोंप ली। हालांकि ये लोग ध्रुव से तेज कैसे हो सकते हैं? हालांकि उनमें से कुछ हत्यारे हैं, ध्रुव तेज है। जैसे ही कई लोग अंदर घुसे, ध्रुव सतर्क हो गया। ये देखकर कि खंजर मीरा को मार रहा है, ध्रुव ने एक हाथ मेज पर रखा और एक पैर उस आदमी के सिर पर तुरंत फेंक दिया। इस आदमी के सिर पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी ट्रक से वार किया गया हो। उसकी गर्दन और शरीर पर इतनी जोर से लात मारी गई कि वह 2 बार लुढ़ककर जमीन पर गिर गया। लोगों का एक और समूह पहले ही महेश और लियू कुइमी की ओर अंदर भाग चुका था। ध्रुव ने मेज पर शराब का गिलास पकड़ा और उसे फेंक दिया। शराब का गिलास एक व्यक्ति के मंदिर पर जोर से लगा। उस व्यक्ति की आंखें काली पड़ गईं और वह बेहोश हो गया। जब कई साथियों ने ध्रुव को अपने पक्ष के लोगों को पीटते देखा तो वे क्रोधित हो गए और महेश और अन्य लोगों की ओर दौड़े। वे बंधे हुए थे कि इन 2 असहाय बूढ़ों के हाथ पहले काटे जाने चाहिए। हालांकि उन्होंने ध्रुव की ताकत को नजरअंदाज कर दिया। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं और उसके हाथ में 2 चॉपस्टिक दिखाई दी और उसने उन्हें सीधे काले नकाब वाले 2 लोगों पर फेंक दिया। चॉपस्टिक निजी लाउंज में प्रतिरूप में बदल गईं और अगले ही पल वे एक पॉप के साथ घुस गईं। एक व्यक्ति के हाथ की हथेली से व्यक्ति ने एक हृदय विदारक चीख निकाली और दूसरी चॉपस्टिक उसके बगल में बैठे व्यक्ति के कंधे में जा लगी। यिनहोन का खून अचानक एक पॉप के साथ फूट पड़ा। ध्रुव ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और सीधे निजी लाउंज के दरवाजे पर बचे हुए लोगों की ओर दौड़ा। उसने एक को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। वह आदमी गलियारे में गिर गया और खून की उल्टी करने लगा। उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बेहोश हो गया।
सब कुछ शांत हो गया और गलियारे में कोई व्यक्ति घबराकर इधर उधर देखने लगा। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। सना कपूर ने भी गलियारे में हलचल सुनी और चारों ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब उसने गलियारे में पड़े व्यक्ति और जमीन पर खून के तालाब को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। मल्होत्रा वनहुआ ने उसे जल्दी से अंदर खींच लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। निजी लाउंज में एक व्यक्ति बचा था। इस व्यक्ति को ध्रुव ने लात मारी थी और वह जमीन पर गिर गया था। अब वह जोर जोर से सांस ले रहा था, उसकी हड्डियां टूटी हुई लग रही थी और वह ध्रुव को घृणा से देख रहा था। ध्रुव कदम दर कदम उसके पास गया, उसका कॉलर पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? मैं नहीं बताऊंगा। इस आदमी की आंखों में दृढ़ निश्चय था और उसके बोलने से पहले ही ध्रुव ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। अचानक उस आदमी का चेहरा खिल गया, उसकी नाक का पुल टूट गया और उसकी आंखों के कोनों से खून बहने लगा। वह बेहद दुखी लग रहा था। ध्रुव ने उदास चेहरे के साथ कहा, मेरा धैर्य सीमित है। एक आखिरी बार बता दूं, तुम्हें किसने आने के लिए कहा था? इस आदमी ने ध्रुव की आंखों में देखा और उसका शरीर अचानक डर से कांप उठा। उसने ऐसी डरावनी और ठंडी आंखें कभी नहीं देखी थी, जैसे नरक में बुरी आत्माएं, हत्या और खून से लथपथ, जो तुरंत उसके दिल को छेद देती थीं। एक हत्यारे के रूप में उसकी आंखें काफी तेज थीं, लेकिन ध्रुव का सामना करते हुए वह एक साधारण बच्चे की तरह लग रहा था। वह एक पल के लिए डर गया और कांप उठा। ये रोहन खन्ना है। निजी लाउंज में मीरा के परिवार को यह सुनकर झटका लगा कि यह रोहन खन्ना है, खासकर फैंग हुई, जिसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोहन खन्ना ऐसा करेगा। बाकी कहाँ हैं? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी कांप उठा और बोला, वह नीचे है। ध्रुव ने ठंडी मुस्कान दी। अपने मोबाइल फोन से उसे कॉल करो, उसे ऊपर आने के लिए कहो और कहो कि मामला सुलझ गया है। यह आदमी ध्रुव का मतलब समझ गया और डर से कांप उठा। ठीक है, कुछ मत करो, मैं उसे ऊपर आने दूंगा। यह आदमी पूरी तरह से डरा हुआ था। उसने 1 मिनट में उनमें से 7 या 8 को हरा दिया। वह मूर्ख नहीं था। ध्रुव की ताकत उनकी कल्पना से बिल्कुल परे थी। होटल के नीचे कार में खड़े रोहन खन्ना ने कॉल रिसीव की और तुरंत कॉल का जवाब दिया। अरे आप कैसे हैं? जिस आदमी का कॉलर ध्रुव ने पकड़ा हुआ था उसने स्पीकरफोन चालू किया और बेपरवाह होने का नाटक करते हुए कहा, मिस्टर शेन, सब कुछ सुलझ गया है, ऊपर आ जाओ। रोहन खन्ना ने तुरंत खुशी से कहा, हल हो गया, बढ़िया। ये नाम के उस हारे हुए व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा कि मैंने ऐसा किया है। उसे किसने कहा कि मुझे अपमानित करे? हा हा हा। निजी लाउंज में बैठे कई लोगों के मुंह के कोने फड़क रहे थे और मीरा का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। कौन सोच सकता था कि रोहन खन्ना, जो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है, इतना खलनायक हो सकता है? रोहन खन्ना बेवकूफ नहीं था और उसने तुरंत संदेह से पूछा, लेकिन अब मैं यहाँ ऊपर क्या करूँ? आदमी खांसते हुए बोला, ओम, क्या तुम मीरा को बांधना नहीं चाहते? वह बेहोश हो गई है। हमारे कई भाई भी घायल हैं और उन्हें नीचे नहीं लाया जा सकता। तुम खुद ऊपर आ सकते हो। बॉक्स 203। ये सुनकर रोहन खन्ना तुरंत मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी ऊपर जाता हूँ और मेरा इंतजार करता हूँ। फोन रखने के बाद आदमी ने ध्रुव की ओर देखा और विनती की, भाई, मैंने फोन किया, क्या तुम मुझे जाने दोगे? जाने दोगे? ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराया और उस आदमी को मुक्का मारा, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता। उसकी आंखें काली पड़ गईं और वह बेहोश हो गया। मीरा ने गंदगी को देखा और अभी अभी आई फोन कॉल के बारे में सोचा और गुस्से से कहा, ये पता चला है कि रोहन खन्ना कितना नीच व्यक्ति है, कितना बेशर्म। बगल में फैंग हुई भी गुस्से से भरी हुई थी। उसने रोहन खन्ना से इतना कमीना होने की उम्मीद नहीं की थी। इस समय रोहन खन्ना दूसरी मंजिल पर चला गया और खुश चेहरे के साथ निजी लाउंज की ओर चला गया। अध्याय 193। शेन किंगटिन। रोहन खन्ना के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। वह इतने लंबे समय से दुखी महसूस कर रहा था और आखिरकार ध्रुव को सबक सिखाने में सक्षम था। वह बेहद खुश महसूस कर रहा था। जब वह निजी लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा तो वह दंग रह गया। गलियारे में लड़ाई के निशान क्यों थे? उसने संदिग्ध आंखों से देखा और जब उसने इसे देखा तो वह कांप उठा और लगभग पेशाब कर दिया। निजी लाउंज में ध्रुव और मीरा ने उसे भयानक ठंडी आंखों से देखा और फैंग हुई और जियांग हैबो के चेहरे पर काली रेखाएं थीं। रोहन खन्ना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और भागने ही वाला था। हालांकि जैसे ही वह पलटा, ध्रुव ने उसकी गर्दन उठाई और उसे अंदर फेंक दिया। रोहन खन्ना पूरी तरह से मुरझा गया, जमीन पर गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। मूव ऑन। मैं गलत था, मैं भी एक पल के लिए हो गया था, कृपया मुझे छोड़ दो। ये कहने के बाद रोहन खन्ना ने जियांग हैबो को दिया और फैंग हुई फूट फूट कर रोने लगी, बोली, चाचा चाची, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। फैंग हुई ने रोहन खन्ना के चेहरे पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, रोहन खन्ना, तुम एक बुरे व्यक्ति हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के व्यक्ति हो। मैं इतना अंधा था कि मैं पहले ही मूव ऑन की शादी तुमसे करवाना चाहता था। मुझे लगा कि तुम वह एक अच्छा आदमी है। वाह, तुम कमीने, तुम बदमाश। जियांग हैबो ने रोहन खन्ना के चेहरे पर लात मारी और दहाड़ते हुए कहा, रोहन खन्ना, तुम कमीने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने महत्वाकांक्षी और इंसान जैसे दिखोगे। तुम बहुत जानवर हो। मीरा ने भी आह भरी और उलझी हुई आंखों से कहा, मिस्टर शेन, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम अतीत में एक विनम्र सज्जन थे। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। ये सुनकर रोहन खन्ना का चेहरा लाल और सफेद हो गया, खासकर मीरा की आंखें जो उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थीं। ध्रुव ने मीरा को देखा और कहा, प्यारी, ये जानवर अभी भी बुरे काम करने के लिए तुम्हारा अपहरण करने की योजना बना रहा है। अब जब तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है तो तुम इस मामले में क्या करना चाहती हो? मीरा एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, इस बार तुम इसका ख्याल रख सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, चाहे तुम कुछ भी चाहो। यह अच्छा है। ध्रुव ने मंद मंद मुस्कुराया, रोहन खन्ना को देखा और कहा, तुमने अभी कहा था कि तुम मेरा हाथ अपन करने जा रहे हो, है ना? रोहन खन्ना के दिल में एक अशुभ पूर्वाभास था। तुम क्या करना चाहते हो, अपनाइए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि खिलवाड़ मत करो। अगर तुमने खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मेरा शेन परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसके अलावा मेरा भाई शेन किंगटिन जल्द ही वापस आ जाएगा। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की और तुम मर जाओगे। शेन किंगटिन, मेरे पास अभी भी शेन दादी हैं। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, किंगटिन युतिन। ध्रुव ने कुटिलता से मुस्कुराया और बिना एक शब्द कहे उसने रोहन खन्ना की कलाई पकड़ ली और उन्हें जोर से दबाया। क्लिक क्लिक। रोहन खन्ना के 2 हाथ की हड्डियां चूर चूर हो गईं और दोनों हाथ पूरी तरह से काम नहीं कर रहे थे। आहा हा हा हा। रोहन खन्ना ने एक वध करने वाले सुअर की तरह चीख निकाली और उसके हाथ बेहद खून से लथपथ थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह दर्द से बेहोश हो गया। ध्रुव ने अपने होठों को चाटा और रोहन खन्ना को निजी लाउंज के फर्श से गेंद की तरह बाहर की ओर फेंक दिया। उसने निजी लाउंज में बेहोश पड़े लोगों के हाथों पर भी कई बार लात मारी। ये सभी लोग दर्द से कराह उठे। जैसे ही वे जागे, उन्होंने ध्रुव की डरावनी आंखें देखीं और बिना कुछ कहे भाग जाना चाहा। अपने कुत्ते के मालिकों को भी ले जाओ, बाहर निकलो, चिल्लाते हुए ये लोग तुरंत रोहन खन्ना के साथ हताश होकर भाग गए। कुछ लोगों के जाने के बाद ध्रुव ने मीरा के परिवार की ओर देखा और पूछा, भाई, रोहन खन्ना ने अभी शेन किंगटिन का जिक्र किया, वह कौन है? जियांग हाइबो का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, शेन किंगटिन लोंगू संप्रदाय का एक शिष्य लगता है।
लोंगहू संप्रदाय हमारे 4 प्रांतों लोंगजियांग में 8 संप्रदायों में से एक है। इन 8 संप्रदायों में से प्रत्येक भयानक और शक्तिशाली है और अंदर के शिष्य सभी अधिक शक्तिशाली हैं। आप गुरुओं में गुरु हैं। यहाँ तक कि प्रांतीय राजधानी में परिवारों को भी इन ताकतों का सामना करना चाहिए। ध्रुव, आपको रोहन खन्ना को नष्ट नहीं करना चाहिए था। यदि शेन किंगटियन आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है तो मुझे डर है कि बेंगलों में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कोई बात नहीं, चाहे ये दरवाजा हो या वह दरवाजा, सैनिक इसे अवरुद्ध करने आएंगे और पानी आएगा और धरती इसे ढक देगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन टाइगर गेट इतना शक्तिशाली है। जियांग हाइबो ने अंत में कुछ नहीं कहा और बस जोर से आह भरी। केवल वही जानता है कि लोंगहोमेन उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि अफवाहें कहती हैं, लेकिन अफवाहों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेज पर हर जगह खून था, जमीन अस्त व्यस्त थी और कोई खाना नहीं चाहता था। हालांकि महेश और लियू क्विमी भी चिंतित थे, लेकिन उनका मानना था कि उनका बेटा जरूर काबिल होगा। बूढ़े जोड़े ने बस आह भरी। ध्रुव को परेशानी में नहीं डालना चाहते थे और बेंगलोर चैंबर ऑफ कॉमर्स में काम करने के लिए टैक्सी ले ली। फैंग हुई और जियांग हाइबो भी चले गए, केवल मीरा और ध्रुव बचे। मीरा ने ध्रुव को चिंतित भाव से देखा। ध्रुव, शेन किंगटियन वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह आदमी शहर में बहुत गहराई से रहता है और वह बहुत ही दुष्ट और खतरनाक है। उसके मुकाबले रोहन खन्ना उससे बिल्कुल हीन है। या तो तुम पहले अपने चाचा चाची को लेकर दूसरे शहरों में छिप जाओ। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह जरूरी नहीं है। अगर शेन किंगटियन का शहर वाकई इतना गहरा है तो मैं छिपकर भी उसे ढूंढ सकता हूँ। मेरे लिए बेहतर है कि मैं बेंगलों में उसका इंतजार करूं और देखूं कि वह कौन है। मीरा ने और कुछ नहीं कहा, बस असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और बोली, वैसे क्या तुम आज रात व्यस्त हो? कोई बात नहीं, क्या बात है? मीरा मुस्कुराई, जियाओ शियाओ आज रात हमें डिनर पर बुलाना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका नाम लेकर जाओ। चलो साथ चलते हैं। ध्रुव को मीरा की सबसे अच्छी दोस्त मिताली शर्मा की याद आई। जब वे अवंतिका रॉय बार में उत्पात मचा रहे थे तो उसने दरवाजे पर उससे सारी बातें साझा की थीं। पहले तो उसने खुद को नीचा देखा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह हीरो थी और मिताली शर्मा पूरी तरह बदल गई थी। धारणा, समय गिनते हुए, मैंने लंबे समय से मिताली शर्मा को नहीं देखा है। पिछली बार मीरा ने कहा था कि मिताली शर्मा वास्तव में सतह पर घमंडी दिखती है, लेकिन वास्तव में वह बहुत दयनीय लड़की है। वह अभी भी एक अच्छी इंसान है, लेकिन वह थोड़ी घमंडी है, लेकिन कुछ और नहीं है। समस्या, अन्यथा मीरा ने बहुत पहले ही उसके साथ मिलना बंद कर दिया होता। ध्रुव ने सोचा कि यह ठीक है और सहमत हो गया। बेशक वह मीरा के साथ रहना चाहता था, मिताली शर्मा के साथ नहीं। ध्रुव की सहमति देखकर मीरा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं उससे कह दूंगी, मैं पहले जाकर कुछ काम करूंगी। दोपहर में समूह को कुछ और करना है, इसलिए मैं तुम्हें शाम को देखूंगी। यह अच्छा है। मीरा चली गई और ध्रुव निजी लाउंज में बैठकर सिगरेट पीता रहा, अनजाने में ही कड़वाहट से मुस्कुराता रहा। मल्होत्रा तियान से निपटने के ठीक बाद शेन किंगटियन फिर से आया और तियानमेन के अन्य लोग भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। ध्रुव ने असहाय होकर आह भरी। अगर उसकी साधना नहीं गिरी होती तो वह जो भी होता, अगर वह आता तो कुचल कर मर जाता। लेकिन जब भाग्य का दुर्भाग्य सामने आया तो मेरी साधना का स्तर आधा हो गया। अगर मैं गुरु बन जाता तो शायद मैं बहुत बुरी स्थिति में होता। हालांकि ध्रुव का दिमाग भी खुला है। एक साधक डरपोक कैसे हो सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, अगर आपको लड़ना है तो लड़ो। ध्रुव थोड़ी देर धूम्रपान करने के बाद जाने वाला था। वह अभी गलियारे में चला गया और एक निजी लाउंज से गुजरा जब उसने अचानक अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ये सना कपूर की आवाज जैसी है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, निजी लाउंज का दरवाजा अचानक खुल गया और सना कपूर दरवाजे पर दिखाई दी। ध्रुव दंग रह गया, तुम लोग भी यही खाना खा रहे हो? सना कपूर भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि यह ध्रुव था। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय घबराहट का भाव दिखाई दिया और उसने वास्तव में ध्रुव का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव को सीधे गलियारे में सीढ़ियों पर खींच लिया। ध्रुव भ्रमित था, तुम क्या कर रहे हो? सना कपूर रुकी और ध्रुव को देखा, अपने होंठ काटे और फिर विनती भरी आंखों से कहा, ध्रुव, मेरे पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे मदद करने की भीख मांगती हूँ। मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, क्या बात है? सना कपूर ने अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी पलकें नीचे कर ली और अपने छोटे हाथों को मरोड़ दिया, मानो झिझक रही हो कि बोले या नहीं। उसने अपने पैर पटके और आखिरकार बोल पड़ी। अध्याय 194 ऋण। सना कपूर की बातें सुनने के बाद ध्रुव को आखिरकार समझ में आ गया। ये पता चला कि सना कपूर के पिता का राजीव सिन्हा नाम का एक साथी था। चूंकि वह सना कपूर की ही उम्र का है, इसलिए दोनों परिवारों के माता पिता ने भविष्य में दोनों बच्चों को साथ रहने देने के बारे में मजाक किया। मूल रूप से यह मामला वास्तव में सहमत था, लेकिन उद्यमिता के बाद के चरणों में राजीव सिन्हा और सु कांगवेई के बीच धीरे धीरे हितों का टकराव होने लगा। बाद में इसने सीधे तौर पर दोनों लोगों को अच्छे भाइयों से दुश्मन बना दिया, इसलिए मामला सुलझ गया। राजीव सिन्हा हमेशा सु कांगवेई से नफरत करते रहे हैं क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। उन्हें हमेशा लगता था कि सु कांगवेई ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्हें सना कपूर के परिवार से बहुत जलन होती थी। जहां तक राजीव सिन्हा के बेटे अमन सिन्हा की बात है तो उन्हें पहले सना कपूर बहुत पसंद थी, लेकिन इस घटना के कारण उन्हें सना कपूर के परिवार से भी नफरत थी। इससे सना कपूर के प्रति नाराजगी हुई। मूल रूप से पिछले 2 वर्षों में दोनों परिवारों के बीच कोई संपर्क नहीं था, लेकिन आज राजीव सिन्हा और अमन सिन्हा ने इस रेस्तरां में रात का खाना खाया और वे एक दूसरे से मिले। राजीव सिन्हा पहले भी कम जाने माने व्यक्ति थे, लेकिन अब वे बदल गए हैं और उनकी कुल संपत्ति करोड़ों में है। खास बात यह है कि उनके बेटे ने एक विशेषज्ञ का नाम लिया है। नतीजतन राजीव सिन्हा और अमन सिन्हा तुरंत मुश्किल में पड़ गए। आज जब वे सना कपूर के परिवार से मिले तो वे न केवल घमंडी और दबंग थे, बल्कि राजीव सिन्हा ने वास्तव में सना कपूर को अपने बेटे अमन सिन्हा से शादी करने के लिए कहा। राजीव सिन्हा ने यहाँ तक साफ कर दिया कि सना कपूर से शादी करने का मकसद सना कपूर को अमन सिन्हा की सेवा करवाना था। सना कपूर को उस समय सु कांगवेई द्वारा खेली गई चालों की कीमत चुकानी होगी। इन शब्दों का अर्थ स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट है। यह अमन सिन्हा को सना कपूर को जमकर तबाह करने के लिए तैयार कर रहा है। बेशक कोई भी माता पिता इसके लिए सहमत नहीं होगा। इसके अलावा अमन सिन्हा का रवैया बेहद अहंकारी था, जिससे सु कांगवेई बेहद निराश हो गई। हालांकि चाहे वे कितने भी निराश क्यों न हो, सु परिवार कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वे अब हुआन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। अब राजीव सिन्हा और अमन सिन्हा निजी लाउंज में थे। सना कपूर बाहर आ गई क्योंकि वह अब और नहीं सुन सकती थी। जैसे ही वह बाहर आए, उसकी मुलाकात ध्रुव से हुई। सना कपूर के कबूलनामे को सुनने के बाद ध्रुव ने महसूस किया कि सना कपूर ने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और अपने छोटे हाथों को मरोड़ते हुए शर्मिंदा और असहाय महसूस करते हुए कहा, ध्रुव, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया। मैं समझता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। यह अमन सिन्हा तुम्हें अभी उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है और फिर तुम उससे शादी न करने का कोई रास्ता खोज लेती हो, है ना? ठीक है, तो क्या तुम यह नहीं कह सकती कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम पहले से ही रोहन मल्होत्रा को डेट कर रही हो, तो तुम रोहन मल्होत्रा से मदद क्यों नहीं मांगती?
सना कपूर का शरीर थोड़ा कांप उठा और बोली, रोहन मल्होत्रा को पिछली बार तुमने पीटा था और वह अस्पताल में पड़ा था। वह अब उठ नहीं सकता। हुआंग परिवार तभी हार मान लेगा जब वे देखेंगे कि मेरा कोई साथी है। कृपया मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले, हमारा रिश्ता पहले से ही काफी संवेदनशील है। अगर तुम मुझसे फिर से इस तरह का एहसान करने के लिए कहोगी तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरा, तुम्हारे पास जाहिर तौर पर रोहन मल्होत्रा जैसा साथी है, बस रोहन मल्होत्रा से मदद मांगो। जब सना कपूर ने ध्रुव के इनकार को देखा तो अचानक उसकी आंखों में धुंध छा गई और उसने कहा, ध्रुव, रोहन मल्होत्रा मेरा साथी नहीं है। मेरे माता पिता मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे माता पिता मुझे उसके साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं। चलो इसे आजमाते हैं, हम किसी भी तरह से वस्तु संबंध नहीं हैं। मुझे लगता है कि वे सभी एक जैसे हैं। आपके माता पिता एक दूसरे के बारे में बहुत आशावादी हैं और वे जल्द ही सगाई करने वाले हैं। पार्टनर से बेहतर है पार्टनर होना। ध्रुव ने कंधे उचकाए, ठीक है, मैं वास्तव में इसमें मदद नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव ने बोलना समाप्त करने के बाद वह गलियारे की ओर चला गया। 2 कदम चलने के ठीक बाद सना कपूर ने उसके पीछे धीरे से कहा, ध्रुव, क्या तुम्हें अभी भी 3 साल पहले 20 अप्रैल का वह दिन याद है? ध्रुव अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव दिखाई दिया। सना कपूर ने अपना सिर नीचे किया, हल्की आह भरी और फिर उदास स्वर में खुद पर हंसी। उस दोपहर तुम मेरे साथ अस्पताल गए थे। जब मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरे ऋणी हो। मुझे आज भी वे शब्द याद हैं जो तुमने उस दोपहर कहे थे। क्या तुम्हें अब भी वे याद हैं? ध्रुव ने अपना मुंह खोला और उसकी आंखों में अत्यंत जटिल भावनाएं प्रकट हुईं। सना कपूर उदास होकर मुस्कुराई, उनकी लाल आंखों में आत्म मजाक का एक संकेत था। उसने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और ध्रुव को वापस निजी लाउंज में भेज दिया। ध्रुव ने सना कपूर की पीठ की ओर देखा और जोर से आह भरी। वह वास्तव में सना कपूर के लिए उस घटना का ऋणी था, इसलिए उसे व्यस्त रहना था। निजी लाउंज में जहां सना कपूर का परिवार था, सु कांगवेई और मल्होत्रा वानहुआ बैठे थे। उनके चेहरों पर कड़वाहट का एक स्पर्श था। उनके सामने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बैठा था जिसका चेहरा तगड़ा था। ये राजीव सिन्हा थे। उनके बगल में अमन सिन्हा बैठे थे जो लंबे और पतले थे और उनकी आंखें डरपोक थीं। वह एक अच्छे इंसान की तरह नहीं लग रहे थे। सना कपूर को अंदर आते देख सना कपूर ने एक सस्पेंडर बेल्ट और नीचे एक प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। अमन सिन्हा की नजर सना कपूर के पैरों पर जम गई और उसने अपनी आंखों में एक शैतानी चमक के साथ कहा, जुआ, तुम चीजों पर कैसे विचार कर रही हो? वैसे भी कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से अपरिचित हैं। मुझे लगता है कि हम 1 महीने तक डेटिंग करने के बाद शादी कर सकते हैं। उसके बोलने के बाद मल्होत्रा वानहुआ ने तुरंत असहाय होकर कहा, ऋषि, ये वास्तव में संभव नहीं है। अमेलिया ने अभी तक स्नातक नहीं किया है और वह जल्दी शादी करने की योजना नहीं बना रही है। कृपया उसे मजबूर न करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राजीव सिन्हा ने मेज पर जोर से पटक दिया और कर्कश आवाज में कहा, क्या हम अमेलिया से बात कर रहे हैं और आपको बोलने के लिए कह रहे हैं? हम स्नातक होने से पहले शादी क्यों नहीं कर सकते? बहुत से लोग स्नातक होने से पहले शादी कर लेते हैं। इसके अलावा अमेलिया मूल रूप से मेरे ऋषि से प्यार करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि हम बस शादी कर सकते हैं। मल्होत्रा वानहुआ का चेहरा डर से पीला पड़ गया और वह अचानक बुदबुदाई और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। सु कांगवेई ने खड़े होकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी। करण सिन्हा, ऋषि, सच कहूं तो अमेलिया का एक साथी है। अगर उसका कोई साथी नहीं है तो हम इन दोनों बच्चों को कोशिश करने दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि अमेलिया का पहले से ही एक साथी है और वे जल्द ही सगाई कर लेंगे। यह मामला वास्तव में मायने नहीं रखता। एक रास्ता है। अमन सिन्हा ने तुरंत गुनगुनाया, तुम्हारा कोई साथी है? कौन? क्या वह बेंगलोर शहर में मशहूर है? सु कांगवेई ने कहा, वह सिन्हा परिवार का बेटा है, उसका नाम रोहन मल्होत्रा है। मुझे लगा कि रोहन मल्होत्रा का नाम लेने से वे दोनों डर जाएंगे, लेकिन अमन सिन्हा ने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि यह कौन है, लेकिन ये रोहन मल्होत्रा निकला। मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसलिए यह बस इतना ही है। अमन सिन्हा के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि उन्होंने रोहन मल्होत्रा को ध्यान में नहीं रखा। सु कांगवेई और मल्होत्रा वनहुआ की आंखें बदल गईं। रोहन मल्होत्रा के लिए बाहर जाना भी संभव नहीं था, इसलिए आज वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। अमन सिन्हा ने सु कांगवेई और मल्होत्रा वनहुआ से रूखेपन से कहा, मैं फिर से कहूंगा, मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक नोटिस दे रहा हूं। अमेलिया को तुरंत रोहन मल्होत्रा से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। मैं आपके परिवार को बदनाम कर रहा हूं, इसलिए पता नहीं क्या अच्छा है या बुरा। अमन सिन्हा को उनसे इस तरह बात करते देख सु कांगवेई और मल्होत्रा वनहुआ के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। हालांकि उन्होंने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। अमन सिन्हा की वर्तमान ताकत उनकी तुलना में कहीं अधिक थी। मल्होत्रा वनहुआ को अभी भी हिम्मत जुटानी पड़ी और कहा, ओजे, हम अभी भी इस मामले से इनकार करते हैं। हम वास्तव में बोल्ड। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमन सिन्हा ने मेज पर थप्पड़ मारा, अचानक खड़ा हो गया और मल्होत्रा वनहुआ को चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए दौड़ा। मल्होत्रा वनहुआ चिल्लाया और इससे पहले कि सु कांगवेई प्रतिक्रिया दे पाती, अमन सिन्हा ने स्टूल को लात मारकर गिरा दिया और जमीन पर बैठ गया। अमन सिन्हा ने उन दोनों की ओर इशारा किया और एक काले चेहरे के साथ शाप दिया, माले गोभी के तुम लोग, आपको लगता है कि हुआन परिवार को धमकाना आसान है ना? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह आपको सूचित करने के लिए है, आपसे चर्चा करने के लिए नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं पर्दे के पीछे का व्यक्ति आपको मौत के घाट उतार सकता है। आपके सुपरिवार को लॉन्ग हाई में जीवित रहने में असमर्थ बनाने के लिए केवल एक वाक्य की आवश्यकता है। तुम वाकई बेशर्म हो और तुम्हें एक थप्पड़ की जरूरत है। मल्होत्रा वनहुआ ने अपना चेहरा ढंक लिया और आंसू बहाते हुए जमीन पर गिर पड़ी, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सु कांगवेई ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं, उसके चेहरे पर गहरा गुस्सा झलक रहा था और वह अमन सिन्हा से जान से मार डालना चाहता था। अमन सिन्हा ने सु कांगवेई के दिल पर फिर से लात मारी और व्यंग्य किया, सु, तुम्हारी आंखों में जो भाव है उसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो? तुम कुछ करके देख सकती हो कि क्या तुम्हारा सुपरिवार बेंगलोर में जीवित रह सकता है? सु कांगवेई की आंखें आक्रोश से भरी थीं, लेकिन जब उसने अमन सिन्हा की पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो वह तुरंत सिकुड़ गया और विनती करने लगा, ओजावा, उस समय मैं तुम्हारा चाचा था, इसलिए कृपया हमारे परिवार को जाने दो। मैं आपसे विनती करता हूँ। अमन सिन्हा ने व्यंग्य किया और सना कपूर की ओर देखा। सना कपूर ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से पीली पड़ गई। अमन सिन्हा, तुमने मेरे माता पिता पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम जानवर हो। अमन सिन्हा ने दुष्टता से मुस्कुराया, पास गया और सना कपूर के चेहरे को छुआ और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मेरे इतने जानवर होने में क्या गलत है? अमेलिया, मैं तुम्हें लंबे समय से याद कर रहा हूँ। आज रात मेरे साथ आओ और मैं गारंटी देता हूँ कि आज से तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा। सना कपूर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और ठंडी आवाज में चिल्लाई, बेवकूफ, बाहर निकलो। अमन सिन्हा ने अपना चेहरा ढंक लिया और क्रोधित हो गया, तुम माले गोभी से हो।
तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुम्हें वास्तव में शर्मिंदा कर दिया है। अमन सिन्हा ने सना कपूर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सना कपूर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप एक आंसू गिरा दिया। जैसी कि उम्मीद थी, ध्रुव नहीं आएगा। इस समय अमन सिन्हा द्वारा पीटे जाने की तुलना में उसका दिल 10,000 गुना अधिक पीड़ादायक था। क्या ध्रुव के मन में उसके लिए वाकई कोई भावना नहीं थी? वह अब इस स्थिति में क्यों नहीं आया? जिस क्षण अमन सिन्हा का थप्पड़ सना कपूर के चेहरे पर लगा, प्राइवेट लाउंज का दरवाजा जोर से खुला। एक ही सांस में अमन सिन्हा का शरीर उछल गया और चीख के साथ वह दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। प्राइवेट लाउंज में मौजूद पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सना कपूर ने अपने सामने ध्रुव को देखा और खुशी से चिल्ला उठी, तुम यहाँ हो? ध्रुव ने उसे हल्के से देखा, प्राइवेट लाउंज का दरवाजा बंद किया, एक बेंच पर बैठ गया, अपने कान खोले और कहा, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ बस मौज मस्ती में शामिल होने आया हूँ। अध्याय 195 पुरातनता। अमन सिन्हा ने अपना चेहरा ढंक लिया और उठकर मुंह से खून फूका और ध्रुव को बुरी नजर से घूरने लगा, तुम कमीने, तुम कौन हो? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम जीना नहीं चाहते, है ना? ध्रुव को देखकर मल्होत्रा वनहुआ और सु कांगवेई भी हैरान रह गए। उन्होंने सना कपूर को देखा और तुरंत समझ गए कि ध्रुव को यहाँ बुलाने वाली उनकी बेटी ही थी। वे दोनों तुरंत बहुत खुश हो गए। जब तक वे अपने बीच एक स्पष्ट रेखा नहीं खींचते, ध्रुव को निश्चित रूप से अपनी बेटी के साथ फिर से रहने की उम्मीद होगी। मल्होत्रा वनहुआ ने तुरंत अमन सिन्हा की ओर इशारा किया और कहा, अमन सिन्हा, तुम खत्म हो गए। यह मत सोचो कि तुम्हारे हुआन परिवार के परिचित महान हैं। यह अमेलिया का अच्छा दोस्त ध्रुव है। अगर वह आया तो तुम मर जाओगे। अमन सिन्हा ने मुंह में खून का झाग थूका। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं। उसने ध्रुव की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं है, आगे आने की हिम्मत करता है। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? अमन सिन्हा ने गर्व से हंसते हुए कहा, मेरा नाम अमन सिन्हा है। मेरे सबसे बड़े भाई का नाम अशोक राव है। उनके पिता हमारे बेंगलो वान्याओं मंडप के स्वामी मास्टर आचार्य देवनाथ हैं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो आज तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। इतना कहने के बाद अमन सिन्हा ने वास्तव में अपना मोबाइल फोन निकाला और कॉल करना शुरू कर दिया। मल्होत्रा वनहुआ और सु कांगवेई के हाव भाव अचानक बदल गए जब उन्होंने सुना कि अमन सिन्हा की पृष्ठभूमि प्राचीन शैली और यह प्राचीन कहावत थी। वे जानते थे कि अमन सिन्हा एक बड़ा शख्स बन गया है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा शख्स होगा। प्राचीन कहावत को कौन नहीं जानता? वान्याओं मंडप का मालिक चीन के शीर्ष 10 चित्रकारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब शहर का मुखिया उसे देखेगा तो उसे मुंह चिढ़ाएगा। और उनके बेटे गुफेंग भी बहुत शक्तिशाली हैं और बेंगलो वित्तीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उसकी कुल संपत्ति कई बिलियन है। वह कई कंपनियों का मालिक है और बेंगलो में कुछ स्थानीय गैंगस्टरों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। वह एक असली बड़ा शॉट है। मल्होत्रा वनहुआ और सु कांगवेई अचानक घबरा गए और सना कपूर भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अमन सिन्हा वास्तव में गुफेंग में आ जाएगा, और चाहे ध्रुव कितना भी शानदार क्यों न हो, वह केवल बेंगलो इंटरनेशनल होटल के मालिक जू वैनशान को जानता था। हालांकि जू वैनशान भी बहुत अच्छा है, फिर भी उसके और अशोक राव के बीच एक अंतर है। मल्होत्रा वनहुआ का चेहरा अचानक बदल गया और वह कांप उठी और दया की भीख मांगी, ओजे, सब कुछ गलतफहमी है। ये सब गलतफहमी है। अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया कहें। हमें एक मौका दें। मल्होत्रा वनहुआ ने फिर से ध्रुव को देखा और असहाय होकर कहा, ध्रुव, तुम भी ऋषि से माफी मांगो और उसे हमें छोड़ देने की भीख मांगो। सु कांगवेई भी सबसे असहाय थी और उसने कहा, हाँ शियाओ, हम ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। काश बेहतर होता कि तुम दूसरों से माफी मांग लेते। सना कपूर एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई और वह ये भी जानती थी कि अशोक राव कितना भयानक था। ध्रुव को पछतावा और हताश महसूस करते हुए, अगर उसे पता होता कि अमन सिन्हा की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है तो वह ध्रुव को इस कीचड़ भरे पानी में डूबने के लिए नहीं बुलाती। अब न केवल उसका परिवार मरने वाला था, बल्कि ध्रुव भी मरने वाला था और वह वास्तव में दोषी और असहज महसूस कर रही थी। ध्रुव को देखते हुए सना कपूर ने अफसोस के साथ कहा, ध्रुव, बस अमन सिन्हा से माफी मांगो और चले जाओ। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद उसने अमन सिन्हा को विनती भरी नजर से देखा और कहा, अमन सिन्हा, उसे जाने दो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अमन सिन्हा ने ठंडी आंखों से कहा, भाड़ में जाओ। आज किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। सना कपूर, तुम्हारी बातें पहले भी काम कर चुकी हैं, लेकिन अब तुम एक बकवास हो। मैंने अपने बड़े भाई अशोक राव को पहले ही बता दिया है और वह बगल के रेस्तरां में खाना खा रहा है। अभी आओ, यहाँ आओ, मैं इस कमीने के पैर काट दूंगा, तुम्हें अगवा कर लूंगा और अंत में तुम्हारे सुपरिवार को दिवालिया कर दूंगा। मुझे अपमानित करने की यही कीमत चुकानी होगी। ये सुनकर सु कांगवेई जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अमन सिन्हा की पतलून की टांगें पकड़ ली और विनती करने लगी, ओजावा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया हमारे परिवार को छोड़ दो। कृपया चले जाओ। अमन सिन्हा ने सु कांगवेई को 2 बार लात मारी। सु कांगवेई नाक और चेहरे पर चोट लगने के कारण जमीन पर गिर गया और बोल नहीं पाया। वह दयनीय और दुखी लग रहा था। मल्होत्रा वनहुआ ने सु कांगवेई को गले लगाया और रोया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सना कपूर ने अपने होंठ काटे और खून बहने लगा। उसने और मल्होत्रा वनहुआ ने सु कांगवेई का साथ दिया। पूरे परिवार के चेहरे निराशा और उदासी से भरे हुए थे। अमन सिन्हा कुर्सी पर पैर मोड़कर बैठ गए, ध्रुव की तरफ देखा और गर्व से गुनगुनाया, क्या तुम डरे हुए हो, हारे हुए? अगर तुम डरे हुए हो तो बस 100 बार मेरे सामने झुको और कहो कि तुम गलत हो। मैं दया करके तुम्हारा एक पैर काट सकता हूँ। ध्रुव मुस्कुराया, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि गू फैंगलाई तुम्हारी मदद करेगा? अमन सिन्हा ने तुरंत गाली दी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? बेवकूफ। ध्रुव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये पक्का नहीं है। मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। घुटने टेको और माफी मांगने के लिए कुछ बार झुको। हो सकता है कि जब अशोक राव आए तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यहाँ से निकल जाओ, बेवकूफ। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? बस पेशाब करो और खुद को दिखाओ। अमन सिन्हा का चेहरा तिरस्कार से भरा था। ध्रुव ने कंधे उचकाए और बात करना बंद कर दिया। सना कपूर ने ध्रुव को देखा और ध्रुव को कई बार आंख मारी, ध्रुव को अपने आप जाने दिया। हालांकि ध्रुव ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने यह नहीं देखा और सना कपूर असहाय थी। ध्रुव को फंसाने के विचार ने तुरंत उसे दोषी महसूस कराया। इस समय बाहर गलियारे में कदमों की आवाज आई, साथ ही वेटरों के एक समूह का विस्मयकारी अभिवादन भी था। नमस्ते मिस्टर गू, नमस्ते मिस्टर गू। निजी लाउंज में सभी लोगों ने ये आवाजें सुनी और अमन सिन्हा खुश हुए, मेरा सबसे बड़ा भाई यहाँ है, आप बस मरने का इंतजार करें। मल्होत्रा वनहुआ और सु कांगवेई इतने डरे हुए थे कि वे कांप उठे, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे और सना कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। निजी लाउंज का दरवाजा खोला गया और 30 साल का एक आदमी काले कपड़े पहने हुए था और नाराज या दिखावटी नहीं था। पीछे पीछे कई लोग थे और वे सभी बहुत ही साधारण लग रहे थे। आदमी की आंखें चमक रही थी, उसकी नाक ड्रैगन की तरह थी और उसकी आंखें बाघ की तरह थीं, जिसे देखकर लोग कांप उठते थे।
प्राचीन शैली यहाँ है। अमन सिन्हा ने तुरंत ही बहुत खुशी से कहा, भाई तुम यहाँ हो, ये कमीने मुझे ढूंढ रहे हैं। भाई तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, अशोक राव ने गुनगुनाया। वह इस अमन सिन्हा से पहले भी मिल चुका था जब वह किसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था। अमन सिन्हा ने भी उसके करीब आने की बहुत कोशिश की और अक्सर उसे उपहार दिए। उसने उसे पहले 3 मिलियन युआन से ज्यादा कीमत के खिलौने भी दिए थे। जैसा कि कहावत है, मुस्कुराते हुए चेहरे वाले को मत मारो। अगर अमन सिन्हा ने खुद को खुश करने के लिए इतनी मेहनत की है तो उसे ठंडा चेहरा रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वह बस यही सोच सकता था कि अमन सिन्हा एक कमीना है। वह पहले तो आना नहीं चाहता था, आखिर अमन सिन्हा उसकी नज़र में कुछ भी नहीं था। लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे कुछ दिया था और वे मेरे बगल में ही खाना खा रहे थे, इसलिए ना आना अनुचित होगा। बेंगलों में एक जानी मानी हस्ती होने के नाते गुफेंग अभी भी दिखावा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने रात के खाने के बाद आकर देखने का निर्णय लिया। गुफेंग्यान ने बिना अखरोट हाथ में उठाए शांति से कहा, तुमने कहा कि किसी ने तुम्हें छुआ, वह कौन था? अमन सिन्हा ने तुरंत ध्रुव की ओर इशारा किया और ईर्ष्या से कहा, भाई गु, ये वही कमीना है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन इस कमीने ने कहा कि तुम कुछ नहीं हो और बस मुझे पीट दिया। अशोक राव ने ध्रुव को अपनी आंखों में जानलेवा इरादे से देखा, लेकिन ध्रुव को देखते ही वह दंग रह गया। मेरे हाथ में अखरोट एक झटके से जमीन पर गिर गए और मेरी आंखें इतनी डर गईं कि वे बाहर निकल गईं। अध्याय 196 सना कपूर के परिवार का पछतावा। क्या ये मास्टर ये नहीं है जो उस दिन वान्याव मंडप के सामने था? यह मास्टर ये है जिसका उसके पिता भी बहुत सम्मान करते हैं। आचार्य देवनाथ ने उस समय उसे व्यक्तिगत रूप से बताया भी था कि ध्रुव की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं थी और उसे भविष्य में अशोक राव को ध्रुव को खुश करने देना चाहिए। अशोक राव जानता था कि उसके पिता क्या करने में सक्षम हैं और जब उसके अपने पिता ने ऐसा कहा तब भी उसने स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास किया। और उस दिन उन्होंने ध्रुव की ताकत भी देखी और वे इसे केवल 4 शब्दों में बयां कर सकते थे, एक विश्वस्तरीय विशेषज्ञ। इस समय आचार्य देवनाथ स्तब्ध रह गए और ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने उस दिन अशोक राव को देखा और आचार्य देवनाथ के बगल में खड़ा था, इसलिए वह जानता था कि अशोक राव ने उसे पहचान लिया होगा। किसी ने नहीं देखा कि अशोक राव की आंखें बदल गईं, अत्यंत सम्मान और विस्मयकारी हो गईं। बगल में अमन सिन्हा अभी भी खड़ा था।